गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से लाइव आए। नवीन कुमार माथुरी ये कह रहे हैं क्लास ऑफ है क्या? अरे भैया 1 मिनट लेट हुआ और क्लास ऑफ है क्या? तुम भी यार थोड़ा तो पेशेंस रखा करो बेटा। चलिए, अच्छा आज बच्चे लेट है, मुझे लग रहा है आज मैं टाइम पर हूँ, बच्चे लेट है। जल्दी लाइव आए जो बच्चे लाइव नहीं आए। क्यों भैया? और ये क्या हो गया? की नहीं लगी? देखो जरा बताओ। कर दो लाइव है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग। प्लीज़ अपनी पेज को एक बार रिफ्रेश कर ले तो क्लास चल जाएगी। क्लास चल चुकी है बेटा, क्लास लाइव है। अगर 3-4 मिनट में लेट हो गई, हाँ। राधे राधे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं बहुत अच्छी हूँ। प्रमोद आप बताइए आप कैसे हैं? आप सब लोग कैसे हैं? बहुत दिनों बाद मिलना हुआ हम लोगों का। और आप लोगों की कैसी रही रक्षाबंधन? और आप अगर आप लोग लड़के हैं तो आपने अपनी सिस्टर्स को क्या क्या गिफ्ट दिया, और अगर लड़कियां हैं तो आपने अपने ब्रदर से क्या क्या गिफ्ट लिया? जय हिंद। ओके, संदीप कुमार गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ब्रदर, अगर आप मुझे सिस्टर बोल रहे हैं तो। मैम आपके दर्शन बहुत टाइम पर बहुत लेट हुए। अच्छा, मेरी राखी बहुत अच्छी रही, मेरे भाई ने मुझे जम के लूटा, तो मेरी राखी बहुत अच्छी रही। आप लोग बताओ आपकी कैसी रही? और इस राखी पर मैंने 3-4 नए भाई बनाए। मैम आपको क्या मिला? मुझे नहीं मिला बेटा, एक्चुअली मेरा ब्रदर छोटा है तो वो मुझसे हमेशा लेता है, मैं उसको देती हूँ हर बार गिफ्ट। मैम गुड इवनिंग, मेरी आज फर्स्ट क्लास है। ओके, बहुत अच्छा, वेलकम है आपका साइंस स्पेशल बैच नंबर 3 में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। मैम मैंने तो अपनी बहन से 500 ले लिए। अमित पाप लगेगा, अमित तुम्हें पाप। स्वीटी आपको क्या मिला? मैम ओके ठीक है। सिद्धार्थ शर्मा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग राम। तो कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया आप लोगों ने? मैम गिफ्ट है एनटीपीसी क्वालिफाई करने का प्रॉमिस। वाओ, दैट्स नाइस। तो सुखराज मैम बोर्ड का रंग चेंज कर दो। नहीं, मैं तो इसी पे पढ़ाऊंगी। आपको दिख नहीं रहा? कलर ब्लाइंडनेस हो गया क्या आपको? मैम आपने फी कम कर दी बैच की, तो वो रक्षाबंधन पे मैंने भी बहुत सारी बहनों और भाइयों को उपहार दे दिया, उसमें आपकी क्या दुख की बात है आपको? ठीक है मैम, मेरा नाम लीजिए राम। राम का नाम तो सुबह शाम लेती हूँ मैं। मैम मेरा पहला दिन है आज, बहुत बढ़िया। सबका जिन जिन का। मैम पुअर फैमिली से हूँ मैडम, थोड़ा हेल्प करिएगा। ओके, क्या हेल्प चाहिए? बिल्कुल करेंगे मैं। मैडम पीडीएफ इंग्लिश में है तो हिंदी में भी? अरे हिंदी में भी है बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है पीडीएफ, डोंट वरी। कभी भी ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ही मिलेगा।
मनोज कुमार, आप ऐसी ऐसी बातें मत करिए प्लीज। मैम पड़ोस की सारी लड़कियों ने मुझे राखी बांध दी, बहुत अच्छा रहा। किसी ऐसे ने तो राखी नहीं बांधी जिससे नहीं बंधवानी थी। ऐसा तो नहीं हो गया आपके पास, आपके साथ ऐसा तो नहीं हो गया? किसी ऐसे ने राखी तो नहीं बांधी जिससे नहीं बंधवानी थी आपको? अरे आप लोगों को कोई लॉस नहीं हुआ यार, आगे चलकर ये बैच 1000 का भी होने वाला है, तो आप कैसी बातें कर रहे हैं यार? प्लीज ये फालतू की बातें मत करें, ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है 700 500 जो आपका लॉस हो गया। प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। मैम वीडियो थोड़ी देर के बाद चलने के बाद बंद हो जाती हैं, तो एक बार बच्चा आप लॉग आउट करके वापस लॉग इन कर लीजिए, हो जाएगा। मैम फर्स्ट क्लास मैम, ओडिशा का आदमी, ओके चलो। मैम जी स्पेशल 4 का भी टाइम यही है, बट जी स्पेशल 4 का टाइम यही है, बट इस बैच को हम मॉर्निंग में शिफ्ट कर देंगे 2-3 दिन के बाद। आफ्टर 25 अगस्त इस बैच को हम 11 से 1 कर देंगे। मैम मुझे तो आपसे राखी बंधवानी है, आप जैसी सिस्टर नहीं मिलेंगी। अरे वाह नवीन, बहुत अच्छा लगा, आप सिलेक्शन लीजिए फिर आइए यहाँ पर। तो मनोज कुमार प्लीज ऐसी बातें मत करें यार कि 700 का बैच था 444 में हो गया, बट वो ऑफर था, वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले वाला जो बैच था वो 800 का भी था, 900 का भी था, तो प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। और मैम क्लास टाइमिंग चेंज कर दो। यस क्लास टाइमिंग चेंज हो जाएगा आपका 25 अगस्त के बाद। कित्यानंद कुणाल, ओके मैंने आपका नाम ले लिया। चलिए अब बहुत बातें हो गई, अब बातें नहीं करते हैं, अब पढ़ाई करते हैं। मैम गर्ल भाई बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हैं, अच्छा ठीक है। चलो अब बहुत बातें होगी। मैम इतनी कम फी में आप पढ़ा रहे हो, वो भी बहुत ही अच्छा। हाँ क्या करें, आप पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। जब इंडिया पढ़ेगा ही नहीं तो कैसे इंडिया का डेवलपमेंट होगा? डेवलपमेंट भी करवाना है। एक कमेंट कर दीजिए जो जिन बच्चों को अगर दिक्कत आ रही है तो। मैम क्लास लैपटॉप पे नहीं चलती, फिलहाल तो नहीं चल रही, बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट मंथ में आपको लैपटॉप पर भी क्लास मिलने वाली है बहुत जल्दी। मैं एक वेब ऐप बनवा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि मोबाइल फोन में अगर 4 से 5 बैच आप एक साथ देख सको। मुझे पता है आइज, किसी की आइज कमजोर हो सकती हैं, आपका ब्रेन भी थोड़ा काम करना स्लो कर सकता है, तो हो जाएगा सही है, ठीक है। ठीक है भैया, इसका ब्लैक बोर्ड का चेंज करो, ये बच्चों को नहीं विजिबल हो रहा है, इसको इसका कलर चेंज कीजिए प्लीज। तो अगर बच्चों को अगर इससे दिक्कत है तो हमें नहीं रखना है। मैम इंग्लिश का बैच बहुत जल्दी, इंग्लिश का बैच आएगा। मैम मैं पहली बार साइंस पढ़ रहा हूँ, बहुत बढ़िया। मैम एक बैच सीटेट की, ओके चलो इंक्वायरी है, ले लेते हैं, ठीक है। व्हाइट बोर्ड ले लिया मैंने, डोंट वरी। मैम मुझसे नाराज हो क्या? जितेंद्र सिंह, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। मैम प्लीज, ओके के नरेश, मैंने आपका कमेंट ले लिया है। नेक्स्ट मंथ हरियाणा में बहुत सारे एग्जाम हैं, थोड़ा स्पीड इंक्रीज करो। अमित जांगरा, मेरी स्पीड वैसे भी बहुत फास्ट है, बट अगर आप चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप लोगों की रजामंदी होगी तो मैं 2 क्लास भी ले लूंगी दिन में, डोंट वरी, ठीक है। चलो अब हो गई बहुत सारी बातें, अब बात नहीं करनी है। मैम एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा? तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, एनटीपीसी का एग्जाम सितंबर में नहीं होगा, अक्टूबर में होगा। एनटीपीसी का एग्जाम अक्टूबर में होगा, तो आप बहुत अच्छा है। मैम आप पर ऐप पर ऑफर शो क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे नहीं, पूरा हो रहा है। चलो अब प्लीज बातें नहीं करते, बहुत बातें कर ली हमने। देखिए पहली बात, जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं, लाइक किन्हीं बच्चों ने कल एडमिशन लिया होगा, किसी ने परसों एडमिशन लिया होगा, तो पहले तो आप लोग क्या करें, आराम से बैठिए। जितनी भी क्लास हो चुकी है, बायोलॉजी की 9 क्लास हो चुकी हैं, तो आप सारी की सारी क्लासेस आप प्लीज एक बार देख लीजिए। दूसरा अच्छे से, और वहाँ पर नोट्स भी हैं, और अगर आपके पास नोट्स नहीं भी हैं तो आप प्लीज़ मतलब एक बार मैनेजमेंट को फ़ोन कीजिए, वो आपको एक ग्रुप में ऐड कर देंगे। टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है टाइम्स कोचिंग नाम से, तो आपको एक लिंक देंगे, आप व्हाट्सअप कीजिए टेलीग्राम को, जो भी अपना इंक्वायरी नंबर है जिसके एंड में 441 लिखा हुआ है, उनको बोलिए कि टेलीग्राम पे जो टाइम्स कोचिंग का ग्रुप बना हुआ है उससे हमें ऐड कर दीजिए। तो वहाँ पर आपको जब ऐड कर देंगे तो वहाँ पर भी बहुत आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर ऐप पर आपसे नहीं मिला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बच्चे नए आए हैं तो प्लीज वो पहले की क्लास चेक करें,
आराम से पहले वाला पढ़ें ताकि आगे की क्लास उनके लिए स्मूथ वे में चले और सारा उनको समझ में आ जाए। मैम एनटीपीसी पहले होगा या ग्रुप डी? पहले एनटीपीसी होगा देन ग्रुप डी होगा। ओके, अब बार बार नहीं पूछेगा मुझसे। चलिए, और एक और गुड न्यूज है, नेक्स्ट मंथ यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है। यूपीएसआई एंड राजस्थान एसआई दोनों की वैकेंसी आने वाली है। एग्जाम उसका नवंबर एंड में और दिसंबर में होगा। तो जो बच्चे यूपीएसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो भी अपनी कमर कस लें आप, क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसी एकदम कंफर्म आने वाली है। यूपी एंड आपका ये क्या कहते हैं, राजस्थान एसआई। ठीक है, चलिए, ग्रुप डी का एग्जाम कब है? जब एनटीपीसी बंद हो जाएगा होना तब ग्रुप डी स्टार्ट हो जाएगा। अब बहुत कित्यानंद कुणाल, मैंने आपको कमेंट का रिप्लाई कर दिया है प्लीज। और राकेश कुमार वर्मा, मैंने आपका भी कमेंट ले लिया है। मैम आप 2 क्लास करवाएंगी बोल रही थी। यस करवाऊंगी मैं देवाशीष, बिल्कुल करवाऊंगी 2 क्लास। थोड़ा सा एक बैच फंसा हुआ है, उस बैच को खत्म कर दूं 3-4 दिन में। जो साइंस स्पेशल 2 है वो मेरा खत्म होने वाला है, तो वो इस वीक में हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से आपकी 2-2 क्लास हो जाएंगी। ठीक है, रामजस गुजर, ठीक है, अब बहुत हो गया यार, अब तो नहीं। वेस्ट बंगाल पुलिस एसआई की आ गई फॉर्म। ओके, बहुत अच्छा। पीसीएस आने वाला है। हाँ, बहुत सारे वैकेंसी आने वाली हैं, बहुत वैकेंसी आएंगे, बस आप आराम से पढ़िए। चलिए, अब पढ़ाई करें। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम। और हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? तो मैम हिंदी में इसका नाम होता है परिसंचरण तंत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं हम? परिसंचरण तंत्र। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए अच्छा होगा, आगे की चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, देखिए सिस्टम का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज लिविंग है तो उसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होती है? सेल। और सेल से क्या बनते हैं? टिश्यूज, उत्तक बनते हैं। उत्तक जब आपस में जुड़ते हैं तो वो ऑर्गन्स, अंग बनाते हैं, और ऑर्गन्स आपस में जुड़ते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। ऑर्गन सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, लाइक मस्कुलर सिस्टम, लाइक नर्वस सिस्टम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम जब बहुत सारे मिलते हैं तो अल्टीमेटली एक लिविंग बॉडी बनता है। तो लिविंग बॉडी का फॉर्मेशन कहां से होता है? आप बताओगे सेल से। तो मैंने आपको बताया था कि जूलॉजी में आपका सिलेबस क्या है, तो जूलॉजी में हमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम पढ़ने हैं। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम, सिस्टम किससे बनता है मैम? ऑर्गन से। तो यहां पर कौन से ऑर्गन्स? वो ऑर्गन्स जो सर्कुलेशन में काम आते हैं हमारे बॉडी में, उन ऑर्गन्स का जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। तो हमने क्या पढ़ा यहां पर? तो हमने हार्ट के बारे में पढ़ा। अब हार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा? हार्ट कहाँ होता है, हार्ट का डायरेक्शन, हार्ट का लोकेशन, उसके बाद हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, कार्डियक साइकिल, कार्डियक सर्कुलेशन कैसे होता है ना, कैसे हार्ट के अंदर ब्लड आता है, कैसे हार्ट से बाहर जाता है। देन मैंने आपको क्या पढ़ाया था? तो मैंने पढ़ाया था कि कैसे आपके हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो आर्टरीज लेकर जाती हैं प्योर ब्लड, कैसे इम्प्योर ब्लड आता है, कहां पर प्योर होता है, कहां पर इम्प्योर होता है, राइट। ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में पूरा पढ़ लिया था। अब आज हमें क्या पढ़ना है? तो आज हमें डायस्टोल सिस्टोल, 2 टर्म सुनते हैं आप, अगर बहुत बार सुने होंगे आपने, मेडिकल लैंग्वेज में 2 टर्म होते हैं, डायस्टोल एंड सिस्टोल, या हार्ट बीट। आज जो है, आज हमें पढ़ना है किसके बारे में? तो हमें पढ़ना है हार्ट बीट के बारे में पढ़ना है। और लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? हार्ट साउंड पढ़ाई थी मैंने। एंड हार्ट साउंड इज इन नॉर्मल केस लबडब 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 लबडब। ठीक है, ब्लड बैंक किसको बोलते हैं? ऋतु रचना, आज समझ में आएगा, डोंट वरी, अभी रुक जाइए। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया कि हार्ट की साउंड क्या होती है। नॉर्मल केस में मैम लबडब 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 होती है, बट जब अबनॉर्मल हो जाता है हमारा हार्ट, कहने का मतलब है अगर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, अगर ब्लड सर्कुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मैम साउंड मरमर 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 आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको अब क्या पढ़ना है? अब आपको पढ़ना है हार्ट बीट, हृदय की धड़कन। जब डायस्टोल सिस्टोल प्रोसेस पूरा होता है तब उसको बोलते हैं हार्ट बीट। ठीक है, तो आप लिखेंगे हृदय धड़कन, हृदय धड़कन, हार्ट बीट। जो आपका हार्ट बीट करता है तो वो बीटिंग कैसे होती है वो आज आपको देखनी है। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको एक सेंटेंस बोला था कि हार्ट बीट्स आर जनरेटेड बाय एसए नोड। हृदय की धड़कन एसए नोड द्वारा बनाई जाती है, राइट। ये मैंने आपको पढ़ा चुकी थी। तो आपका ये हार्ट और इस हार्ट के अंदर ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आपको बहुत ईजी लग रहा होगा ये सुनने में। ये आपका सेप्टम, सेप्टम ने आपके 4 चैम्बर बनाए, और लार्जेस्ट चैम्बर में हमने कौन सा पढ़ाया था?
ठीक है। लार्जेस्ट चैम्बर में हमने कौन सा पढ़ाया था, तो लार्जेस्ट चैम्बर में हमने बताया था ये वाला, और ये कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कौन सा है, लेफ्ट ओरिकल, ये कौन सा है, राइट ओरिकल, और ये कौन सा है, राइट वेंट्रिकल। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स में अपर चैम्बर्स आर नोन एज ऑरिकल्स एंड लोअर चैम्बर्स आर नोन एज वेंट्रिकल। ऊपर के 2 कोष्ठक आलिंद और नीचे के 2 कोष्ठक नीले, और हमेशा साइंस में ये डायरेक्शन लेफ्ट होता है, तो ये लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां आलिंद एंड बायां नीले, और ये कौन सा, दायां आलिंद एंड दायां नीले। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो लार्जेस्ट चैम्बर होता है ह्यूमन हार्ट में, और ये यूपी SSS का इसी साल का क्वेश्चन था। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि यही स्ट्रॉन्ग होता है और यही क्या होता है, सबसे बड़ा भी होता है। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, अब मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया होगा, ध्यान से सुनिएगा ये कॉन्सेप्ट, प्लीज कोई भी कमेंट नहीं करेगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सुनना है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो आपको ब्लड प्रेशर भी समझ में आ जाएगा। जो बीपी होता है ना, हाई और लो क्यों होता है वो भी आपको मैं बताऊंगी। ठीक है। तो इसमें कैसा ब्लड रहता है, यहां पर मैम CO2 वाला रहता है, यहां पर मैम ऑक्सीजन वाला रहता है, यहां पर मैम CO2 वाला रहता है, यहां पर मैम ऑक्सीजन वाला रहता है। राइट, इतना पढ़ाया था मैंने। उसके बाद मैंने बताया होगा कि इस चैम्बर से कौन जुड़ा हुआ होता है, तो इस चैम्बर में ऐसी वेन जुड़ी हुई होती है जिस वेन में हमेशा प्योर ब्लड रहता है। लेफ्ट ओरिकल से कौन सी वेन जुड़ी हुई थी, तो मैम इस वेन का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं हम पल्मोनरी वेन। अगर जिस बच्चे ने लास्ट क्लास बहुत ध्यान से पढ़ी होगी उसी को ये सारी चीजें याद होंगी। और हिंदी में हम किसको क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय सीरा। और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था पल्मोनो टर्म किसके लिए यूज में लिया जाता है, पल्मोनो टर्म का मतलब होता है लंग्स। क्लियर है। हार्ट के इस चैम्बर से मैंने किसको कनेक्ट किया था, यहां पर इससे मैम 2 वेना कावा जुड़ी हुई होती हैं, एक इंफीरियर और एक सुपीरियर। ऊपर वाली सुपीरियर एंड नीचे वाली इंफीरियर। राइट, ये क्या है, दोनों वेना कावा है, तो इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया वेना कावा। ठीक है। और हार्ट के राइट ओरिकल्स, राइट वेंट्रिकल से, ये राइट वेंट्रिकल है, इससे कौन जुड़ा हुआ होता है, तो मैम इससे आपने पढ़ाया था ऐसी आर्टरी जिसके अंदर हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। और कौन सी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड रहता है, इसका नाम मैम ने क्या पढ़ाया था, इसका नाम पढ़ाया था पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी। अब एक लास्ट चैम्बर बचा आपका, कौन सा चैम्बर, ये वाला चैम्बर। कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। और इससे कौन कनेक्ट होता है, मैम आयोटा। एंड आयोटा इज लार्जेस्ट आर्टरी। आयोटा सबसे बड़ी धमनी होती है। ये चारों चीज आपको याद रखनी थी, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, बस आज लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूं कि लेफ्ट ओरिकल से पल्मोनरी वेन जुड़ी हुई होती है, ऐसी वेन जिसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है, और ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है, दैट इज नोन एज प्योर ब्लड, शुद्ध रुधिर। इधर कौन था, वेना कावा। वेना कावा इज लार्जेस्ट वेन बट आयोटा इज लार्जेस्ट आर्टरी। एंड पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी जो हमेशा इम्प्योर ब्लड को किसके पास लेकर जा रही थी, लंग्स के पास। यहां पर आपके फेफड़े मैंने बनाए थे लास्ट क्लास में। राइट, इतनी चीज पढ़ी थी। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो हार्ट है उसके अंदर नॉर्मल जो, या हमारे हार्ट के पास जब ब्लड आता है तो उस ब्लड का नॉर्मल जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120/80। जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, आप बताओगे, 120/80। इसको लिखा जाता है mmHg। Hg का मतलब होता है यहां पर मर्क्यूरी। mmHg, Hg का मतलब होता है मर्क्यूरी। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्योंकि जिस मशीन से हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, जिस मशीन से हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, स्फाइग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा, बीपी वाली मशीन देखी ना, जो यहाँ लगाते हैं, मरकरी ऊपर से नीचे गिरता जाता है। तो हम हमेशा हमारा जो बीपी होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, वो हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, पहला क्वेश्चन आ गया। रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, स्फाइग्मोमैनोमीटर। लिख देती हूँ मैं इसकी स्पेलिंग अगर आपको नहीं आती है तो, स्फाइग्मोमैनोमीटर। बीपी वाली मशीन को कहते हैं, हम तो बोलते थे बीपी मशीन नॉर्मल लैंग्वेज में, बट वो मशीन जिससे हम बीपी रुधिर दाब को मापते हैं उसको स्फाइग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। तो इस स्फाइग्मोमैनोमीटर के अंदर मरकरी मेटल यूज में ली जाती है।
वो क्यों यूज में ली जाती है वो मैं आपको केमिस्ट्री क्लास में पढ़ाऊंगी। तो हमेशा हम बीपी को एचजी की यूनिट में मेजर करते हैं, राइट। अब देखो नेक्स्ट बात, नेक्स्ट चीज आपको क्या समझनी है। ये जो मैंने 120 mm एचजी लिखा है, एक मिनट रुकिएगा, कुछ प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा। चलिए बैटरी चेंज करी थी चलिए माइक की। देखिए तो जो हमारा बीपी होता है वो नॉर्मल केस में कितना होना चाहिए, बोलते हैं ना नॉर्मल केस में बीपी कितना होना चाहिए, 120/80 mmHg। अब साइंस की लैंग्वेज में इस टर्म का मतलब क्या है, साइंस की लैंग्वेज में 120 को कहा जाता है सिस्टोलिक, या सिस्टोल लिख लो। साइंस की लैंग्वेज में 120 को नाम दिया जाता है सिस्टोल, और साइंस की लैंग्वेज में ये 80 mmHg है, इसको नाम दिया जाता है डायस्टोलिक। डायस्टोलिक। अब मैम ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है, याद रखिएगा, ऊपर वाला 120 सिस्टोलिक होता है एंड 80 mmHg क्या होता है, डायस्टोलिक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात पे आओ। मैम ये डायस्टोल सिस्टोल होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट है, यहां पर ऐसे, इस हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर क्या है, ऑरिकल्स। मैंने कहा था ऑरिकल्स में ब्लड कहां से आता है, मैम आपने बताया था ऐसे वेना कावा से होता हुआ ब्लड आता है। इस ऑरिकल में ब्लड कहां से आता है मैम, पल्मोनरी वेन लेकर आती है। बट डिफरेंस क्या होता है मैम, यहां पर ऑक्सीजन वाला होता है, यहां पर CO2 वाला होता है। जैसे ही हमारे दोनों ऑरिकल्स में ब्लड आ जाता है, चाहे वो प्योर हो चाहे वो इम्प्योर हो, हमें उससे मतलब नहीं है। तो ये जो आपका दोनों ऑरिकल्स हैं, आपके हार्ट के अंदर जब ब्लड आ जाएगा इन दोनों ऑरिकल्स में, ऑरिकल से कहां आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में। तो अब क्या होगा, आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बोलते ना हार्ट पंप करता रहता है, धक 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 की आवाज आती रहती है। तो आपका हार्ट अंदर की साइड सिकुड़ेगा, और अंदर की साइड सिकुड़ने के लिए जो हार्ट की मसल्स हैं, हार्ट कैसा ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, उन मसल्स को एक्शन पोटेंशियल कौन देगा, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था SA नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड क्या करती है, हमारे हार्ट को काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो जैसे ही हमारे हार्ट की मसल्स अंदर की साइड सिकुड़ेंगी, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है अंदर की साइड सिकुड़ना, ये मसल्स अंदर की साइड सिकुड़ेंगी तो क्या होगा, अंदर की साइड हार्ट ऐसे पिचक गया तो ब्लड क्या हो जाएगा, आउट। अरे भैया आप स्पंज समझते हैं, स्पंज को आपने पानी में डाला, उसने पानी को बहुत सारा सोख लिया, अब आप स्पंज को निचोड़ते हैं, जब स्पंज को निचोड़ते हैं तो पानी क्या करता है, बाहर जाता है। तो जब आपका हार्ट अंदर की साइड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ध्यान से सुनिएगा, जब हार्ट अंदर की साइड कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड क्या जाएगा, बाहर जाएगा। अब मैम बाहर का मतलब क्या है, यहां का खून कहां जाएगा, अयोटा में जाएगा, और यहां का खून कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। तो कहने का मतलब है मैम, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो हमारे हार्ट से खून बाहर जाता है, और जब वो खून बाहर जाता है तो उस खून का प्रेशर कितना होना चाहिए, आप बताएंगे, उस खून का प्रेशर होना चाहिए कितना, 120 mmHg। और इसी प्रोसेस को नाम क्या दिया जाता है, सिस्टोलिक प्रोसेस। कहने का मतलब है जब सिस्टोलिक प्रोसेस होता है तो हार्ट क्या करता है मैम, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है, हृदय में सिकुड़न आती है, हार्ट सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ेगा तो मैम खून क्या होगा, बाहर जाएगा, तो ब्लड क्या होगा, आउट। तो कहने का मतलब अगर आपको डॉक्टर बोल रहा है कि आपका बीपी 120/80 आ रहा है, तो आपके माइंड में एक थिंकिंग आएगी उसी टाइम पर कि अगर 120 है तो 120 को मैम ने क्या पढ़ाया, सिस्टोल। और सिस्टोल का मतलब क्या, सिस्टोल का मतलब क्या है, हार्ट अंदर की साइड सिकुड़ेगा, और जब सिकुड़ेगा तो खून बाहर होगा, और जब वो खून बाहर होगा तो उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, 120 mmHg होना चाहिए।
ठीक है, 2 क्वेश्चन बन गए, ध्यान से सुनिएगा। सिस्टोलिक प्रोसेस किसको बोलते हैं? 120 mmHg। या हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को क्या नाम देते हैं हम? सिस्टोलिक प्रोसेस। और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड कहां जाता है? हार्ट से आउट होता है। आउट का मतलब मैम क्या हो गया? ये लो भैया, हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये देखो, ये क्या है? अगर ये लेफ्ट वाला वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहां से ज्यादा खून कहां निकल जाएगा? अयोटा। अयोटा में कैसा ब्लड बताया था मैम ने? प्योर। और प्योर ब्लड पूरे के पूरे ऑर्गन्स के बीच में सर्कुलेट हो जाएगा। अब दूसरा, अगर यहां से राइट वेंट्रिकल दायां नीले कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगर सिकुड़ेगा ये वाला, तो यहां का खून कहां जाएगा मैम? पल्मोनरी आर्टरी में। और पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड को कहां ट्रांसफर करती हैं? लंग्स के पास। अरे बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? पहला प्रोसेस क्या था मैम? हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उस प्रोसेस को सिस्टोलिक या सिस्टोल टर्म देते हैं। और जब सिस्टोल होता है तो मैम खून बाहर जाता है, यहां का बाहर अयोटा में और यहां का बाहर पल्मोनरी आर्टरी में। अरे बताओ, समझ में आ गया? इतना आ गया मैम। चलो अब आओ दूसरी प्रोसेस पे। अब दूसरी प्रोसेस क्या है? ये मैंने 80 mmHg लिखा है, इसको हम साइंस की लैंग्वेज में क्या नाम देते हैं? इसको हम साइंस की लैंग्वेज में नाम देते हैं मैम क्या? सिस्टोलिक प्रोसेस। हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, अब क्या होगा? हार्ट अगली प्रोसेस में क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। हार्ट ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया, अब क्या हो गया? रिलैक्स किया। ठीक है, अब जब हार्ट ने रिलैक्स करता है हार्ट, तो उस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं? उसको नाम देते हैं डायस्टोलिक। उस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं हम? डायस्टोलिक। और अब मुझे एक बात बताओ, जब हमारा हार्ट रिलैक्स हो गया तो ऊपर के ओरिकल से क्या आ जाएगा? ब्लड अंदर की साइड आ जाएगा। आपने स्पंज को पानी में छोड़ दिया रिलैक्स करने के लिए, उसके अंदर पानी अंदर की साइड आ जाएगा। अब अंदर की साइड कहां से आएगा? तो देखो ध्यान से, ये डायग्राम मैंने देखी, ध्यान से देखिए। यहां से पल्मोनरी वेन से आएगा, यहां से मैम वेना कावा थी। तो कहने का मतलब, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है खून बाहर जाता है, हार्ट रिलैक्स करता है खून अंदर आता है। और जब अंदर आता है तो उस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं? डायस्टोलिक प्रोसेस। और जब अंदर आ रहा है तो उस ब्लड का प्रेशर कितना होना चाहिए? 80 mmHg। नॉर्मल केस की बात कर रही हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब, डायस्टोलिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? आपका हार्ट क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट था, ये रिलैक्स था। रिलैक्स होगा, खून अंदर आया, तो रिलैक्स के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? ब्लड इन करता है। और जब ब्लड इन करता है, उसका प्रेशर कितना होना चाहिए? 80 mmHg। तो मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आ गया होगा डायस्टोल और सिस्टोल का मतलब क्या होता है। नॉर्मल केस में सिस्टोल 120 mmHg, नॉर्मल केस में डायस्टोल 80 mmHg। अगर इससे ज्यादा हो रहा है, आपका बीपी हाई हो रहा है, देखिए जरा अगली स्लाइड में आइए, यहां पर मैंने लिखा 120 mmHg। और किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया मैंने? तो मैंने किया स्फाइग्मोमैनोमीटर से। उसने बता दिया आपका बीपी नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब ये आपका सिस्टोलिक है, या सिस्टोल भी लिख सकते हैं, सेम नाम हिंदी में, कोई अलग नाम नहीं है। और इसको मैंने बोल दिया डायस्टोलिक प्रोसेस। तो कहने का मतलब है, जब खून बाहर जा रहा है तो उसका प्रेशर 120, जब खून अंदर आ रहा है तो उसका प्रेशर 80 mmHg होना चाहिए। आप ये नॉर्मल है। अगर इससे ज्यादा हो गया आपका बीपी, अगर इस प्रेशर से ज्यादा हो गया, आप बोलेंगे उसको, अगर इंक्रीज हो गया, मैंने सिंबल लगाया है, अगर इंक्रीज हो गया तो आप, इंक्रीज का मतलब 120 से ज्यादा आ गया। अरे चलो भैया, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इस चीज को हम क्यों ना यहीं लिख देते हैं। अगर इस प्रोसेस से ज्यादा हो गया, आपका बीपी हाई हो गया, 140 160 है ना, ये हो गया, तो उस केस को डॉक्टर की लैंग्वेज में बोलते हैं आपको हाइपरटेंशन हो गया, आपको उच्च रक्त दाब हो गया, और हमारी लैंग्वेज में बीपी हाई हो गया। अगर इससे कम आया, डॉक्टर की लैंग्वेज में हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, और हमारी लैंग्वेज में निम्न रक्तदाब, निम्न रक्तदाब। और दोनों ही केस में क्या आता है, अगर बहुत ज्यादा बीपी लो हाई का केस चल रहा है तो दोनों ही केस में आपको आएगा हार्ट अटैक। कैसे आएगा मैम, वो भी बता देंगे अभी।
मैंने क्या बताया? मैंने बताया नॉर्मल केस में 120/80 mm HG आना चाहिए। अंजलि झा, अगर आपकी आवाज, अगर मेरी साउंड रिपीट हो रही है तो प्लीज एक बार अपने पेज को रिफ्रेश कर लें या लॉग आउट करके लॉग इन कर लें, सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ज्यादा हो रहा है तो उसको डॉक्टर की लैंग्वेज में हाइपरटेंशन, अगर कम हो रहा है डॉक्टर की लैंग्वेज में हाइपोटेंशन। पर दोनों ही केस में क्या आता है मैम? हार्ट अटैक आता है। कैसे आता है मैम हार्ट अटैक? चलो पिछली स्लाइड पे चलो जरा। मैंने बोला कि आपका बीपी हाई हो गया। इस चीज को मैं यहां से रिमूव कर देती हूं ताकि हमें समझना इजी हो जाए। हाँ जी, देखिए जरा, इसको मैं यहां ले आई। मैंने बोला आपका बीपी हाई है। हाई का मतलब 120 से ज्यादा हो गया। पहले मेरा एक सेंटेंस सुनो, अगर आपका 130, 140, 150 आ रहा है तो वो हाई नहीं है। हाई का मतलब है 200, 220, 230, 250, 300, 400, ये हाई का मतलब होता है। मैंने अगर यहां पर 120/80 लिखा है तो एक स्टैंडर्ड अमाउंट लिखा है। डॉक्टर की लैंग्वेज में अगर आपका ये ब्लड का प्रेशर आ रहा है तो आपका अगर ये डायस्टोल सिस्टोल चल रहा है तो मतलब आप एक हेल्दी इंसान हो। तो एक हेल्दी इंसान को 120/80 होना चाहिए। बट अगर 140 भी आ गया तो वो बीपी हाई नहीं है। बीपी हाई कब माना जाएगा? जब 200, 220, 260, 280 आएगा तब। अब बीपी हाई, हाई का मतलब क्या है? तो मैंने क्या बताया, आपका ऊपर वाला क्या होता है? सिस्टोल होता है। सिस्टोल के टाइम पर क्या होता है? बाहर जाता है खून। कहां से जाता है मैम? या तो इस अयोटा से जाएगा मैम खून, या किससे जाएगा? इस पल्मोनरी आर्टरी से। मैम इस यहां से जो खून आ रहा था, जब बाहर जा रहा था इस अयोटा में और इस पल्मोनरी आर्टरी में, उसका प्रेशर होना चाहिए था 120, बट आ गया मैम 320। इतना तेज प्रेशर है, यहां से इतना झटके से ब्लड बाहर निकला। और जब यहां से और यहां से ऐसे ब्लड बाहर निकलेगा तो ये जो आपकी आर्टरी है, इनकी वॉल के ऊपर, इनकी दीवारों के ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा, एक दबाव पड़ेगा। और वही दबाव क्या कहलाता है? बीपी कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। कहने का मतलब हमारे ब्लड का प्रेशर 120 आना चाहिए था, तो वो आ गया कितना? 320। इतना तेज फ्लो के साथ बाहर ब्लड निकला, इतने प्रेशर के साथ निकला कि मैम ये जो आर्टरी हैं, इनकी ये जो दीवारें हैं, इन दीवारों के ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा। उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर या बीपी बोलते हैं, इसको रुधिर दाब बोलते हैं। ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन बोलूं तो प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय फ्लोइंग ब्लड ऑन वॉल्स ऑफ आर्टरीज इज नोन एज ब्लड प्रेशर। रुधिर के बहाव के कारण धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। ये आपको याद रखना। हाँ, इतना भी हो जाता है देवाशीष, यस, जब बहुत ज्यादा अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है तो इतना ज्यादा होना बहुत नॉर्मल केस है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बीपी हाई। अब एक बात बताओ, मैंने बोला कि आपका ब्लड का प्रेशर आ गया 320, ये आपकी आर्टरी थी। इस आर्टरी से, ध्यान से सुनिएगा ये कॉन्सेप्ट, आर्टरी के अंदर ऐसे खून जा रहा था, ये मैंने खून बनाया। अब आप सबको पता है कि आर्टरीज के अंदर खून कौन सा होता है? आप सब जानते हैं आर्टरी या धमनियों में खून कैसा होता है मैम? वो खून जिसके अंदर किसका अमाउंट ज्यादा होता है? ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है। ठीक है, ये इतना तेज ब्लड आया कि धीरे धीरे ये आर्टरी की दीवार है, इसके ऊपर प्रेशर डलने लग जाएगा, दबाव पड़ेगा, और ये दबाव पड़ेगा, ये आर्टरीज ब्लास्ट करना स्टार्ट कर देंगी, आर्टरीज फट जाएंगी। एक दिन, देखो ऐसा नहीं है कि पहले दिन फट जाएंगी, कुछ दिनों के बाद, मतलब रेगुलर केसेस पे आपका बीपी हाई हो रहा है तो धीरे धीरे ये आर्टरी की दीवार है, ये वॉल है, इन पे प्रेशर रेगुलर तरीके से पड़ा और एक दिन ऐसा आएगा ये दीवार फट जाएगी। अब आप सबको ये बात तो समझ में आ गई होगी, अगर ये आर्टरी ब्लास्ट कर जाएगी तो हमारे बॉडी में किसका ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा? ऑक्सीजन का। और अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रुक गया तो ऑब्वियस सी बात है किसका ब्रेकडाउन नहीं होगा? ग्लूकोज का। और अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो यहां पर क्या नहीं बनेगी मैम? एनर्जी नहीं बनेगी।
कहने का मतलब हमारी सेल्स के पास ग्लूकोज तो होगा, बट उस बेचारे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, क्योंकि उसका ब्रेकडाउन कौन करता है? ऑक्सीजन। तो मैम ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से आया नहीं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ नहीं। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो यहां पर क्या नहीं बना? एनर्जी नहीं बना। अब सेल्स के पास क्या नहीं गई? एनर्जी। अगर सेल्स के पास नहीं है तो किसके पास नहीं? टिश्यूज के पास। अगर टिश्यूज के पास नहीं तो हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स के पास एनर्जी की कमी हो जाएगी, और एनर्जी की कमी होगी, हमारे ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे? जाम हो जाएंगे, स्ट्रोक हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। हमारा फेफड़ा, हमारा किडनी, हमारा ब्रेन, क्योंकि जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं उनमें सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, और इन कोशिकाओं को काम करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। और एनर्जी नहीं बनेगी तो वो काम करना छोड़ देंगे, क्योंकि फिजिक्स में आप पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी काम को करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी, ऊर्जा। जब ऊर्जा ही नहीं है तो हमारे ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे, और ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे, धीरे 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 हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे, और हमारा हार्ट तो सबसे पहले होगा, क्योंकि हार्ट को काम करने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। भैया हार्ट भी तो क्या है? ऑर्गन है। ऑर्गन को काम करने के लिए क्या चाहिए? हार्ट के अंदर जो मसल्स है उनको भी तो क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो हार्ट क्या हो जाएगा? फेल। या हार्ट क्या आ जाएगा? हार्ट को अटैक पड़ गया, आप बोल देंगे हार्ट फेल हो गया। फेल का मतलब उसने पंपिंग प्रोसेस बंद कर दी, इंसान को अटैक आएगा, उस अटैक को हम क्या बोलेंगे? हार्ट अटैक बोलेंगे। बताओ समझ में आया? बीपी हाई का केस आ गया मैम, ठीक है। अब देखते हैं हम बीपी लो का केस। मैंने बोला कि नॉर्मल केस में आपका डायस्टोल कितना आना चाहिए? 80 mmHg आना चाहिए। कहने का मतलब जब हमारे हार्ट के अंदर खून आता है तो उसका प्रेशर कितना होना चाहिए? 80 mmHg होना चाहिए, बट इससे कम हो गया। अब एक बात सुन लो, कम का मतलब अगर आपका 70 आ रहा है तो वो डॉक्टर की लैंग्वेज में कम नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत आपको प्रिकॉशंस की रिक्वायरमेंट है, बट ठीक है, ओके, चलो हो जाएगा, थोड़े दिन में 5-7 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपका 60 आ रहा है तो भी डॉक्टर बोलेगा कोई बात नहीं, आपको पॉजिटिव करेगा। बट अगर किसी दिन 20, 30, 35, 40 आ गया, इतना कम प्रेशर है ब्लड का, मैं आप मुझे बताओ, जब इस 80 mmHg क्या बताता है? हार्ट ब्लड क्या होता है इसके अंदर? एंटर करता है। किसके अंदर? कैसे? तो हार्ट के अंदर। कैसे मैम? नहीं समझ में आ रहा? आ जाओ इस पे। क्या था मैंने क्या बताया था? जब हार्ट रिलैक्स करता है खून अंदर आता है। कहां से आता है? एक तो पल्मोनरी वेन के थ्रू अंदर आता है, एक वेना कावा के थ्रू अंदर आता है। तो कहने का मतलब मैम इन दोनों के थ्रू जो ब्लड आ रहा है, तो वो ब्लड, उस ब्लड का प्रेशर कितना होना चाहिए? 80 mmHg। बट मैंने कह दिया आप हाइपोटेंशन की कंडीशन में हैं। हाइपो का मतलब है उसका प्रेशर बहुत कम हो गया। इतना कम प्रेशर है मैम, यहां से खून आ रहा था, यहां से खून चला, बट उसके अंदर प्रेशर ही नहीं है, उसके अंदर फ्लो ही नहीं है। तो जब भैया यहां से यहां नहीं आया तो वो यहां से यहां भी नहीं आएगा, यहां तक पहुंच ही नहीं पाया। अब मुझे बताओ, जब यहां नहीं पहुंचा तो यहां भी नहीं पहुंचा, यहां नहीं पहुंचा तो इस अयोटा के अंदर भी नहीं आया, और अयोटा के अंदर नहीं आया तो वो सारे के सारे ऑर्गन्स के बीच में सर्कुलेट नहीं हुआ। अगेन किसका ट्रांसपोर्टेशन खत्म होगा? ऑक्सीजन का। अगेन इंसान को क्या आएगा? हार्ट अटैक आएगा। बताओ समझ में आया? दोनों ही केस डेंजर हैं, बट बीपी लो ज्यादा डेंजर होता है। क्यों? क्योंकि हाई में प्रेशर पड़ता है वोल्स के ऊपर आर्टरीज की, बट धीरे 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 वो डैमेज होती हैं। बट बीपी लो में अगर किसी दिन ऐसा हो गया कि बिल्कुल ही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो गया, भैया ऑर्गन्स उसी टाइम पर जाम हो जाएंगे, इंसान को अटैक आ जाएगा, इंसान मर जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही केस डेंजर है। और अगर जब बीपी लो होता है तो बीपी लो का मतलब क्या है कि भैया ये हमारा ग्लूकोज था, यहाँ पर ये हमारा ग्लूकोज था, इसके पास ऑक्सीजन नहीं आया, और ये ग्लूकोज फूटा नहीं, एनर्जी नहीं बनी, तो आपको पता है बीपी लो वाले को चक्कर आएगा, या हो सकता है कि बिल्कुल एकदम मतलब एकदम पागल सा हो जाएगा, चक्कर रही है, ब्रेन के पास ऑक्सीजन, ब्रेन के पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, एनर्जी नहीं बनेगा, तो अब बाहर से उसे क्या देते हैं? जल्दी से ग्लूकोज देते हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज तो नहीं काम कर रहा, बाहर से ग्लूकोज दो ताकि उसके ऑर्गन्स काम करना स्टार्ट कर दें। बट अगर किसी दिन बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं आया तो चक्कर नहीं आएगा, अब वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही केस डेंजर है। और जिस बंदे को डायबिटीज हो, जिसको शुगर की बीमारी हो और साथ में बीपी लो हो, उसका तो भगवान भी मालिक नहीं है, उसे कुछ मतलब उसको तो बेचारे को जिंदगी उसकी झंड है पूरी। कैसे? देखो, बीपी लो है, लो का मतलब क्या है? उसके पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट, मतलब एनर्जी की कमी है उसके पास। और जब बीपी लो होता है तो इंसान को चक्कर आता है, तो हम क्या करते हैं? उसको बाहर से ग्लूकोज देते हैं। अब उसको शुगर भी है, आप ग्लूकोज भी नहीं दे सकते उसको। अगर ग्लूकोज ज़्यादा दे दोगे उसको तो उसकी डायबिटीज, शुगर ज्यादा हो जाएगी, इंसान वैसे मर जाएगा, कीड़े पड़ के मर जाएगा।
है ना। तो जिस बंदे को अगर शुगर भी है और जिसका बीपी लो भी है तो उसका तो कुछ है ना, तो कुछ ऊपर वाला ही मालिक है। ठीक है, चलो ये होता है आपका सिस्टोल प्लस डायस्टोल। अब सुनो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जब एक डायस्टोल प्लस एक सिस्टोल मिलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब एक डायस्टोल एक सिस्टोल मिलते हैं उसको नाम दिया जाता है हार्ट बीट। एक हृदय की धड़कन जनरेट होती है। एक डायस्टोल और एक सिस्टोल मिलते हैं तो उसको हार्ट बीट का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस सुनो, जब डायस्टोल होता है तो उसको होने के लिए टाइम लगता है 0.5 सेकेंड। कहने का मतलब डायस्टोल मैंने क्या बताया था, डायस्टोल में क्या होता है, खून अंदर आता है या खून बाहर जाता है। मैम डायस्टोल में खून अंदर आता है। जब खून अंदर आ रहा है, एक बारी में खून अंदर आता है तो वो कितना टाइम लेता है मैम, वो 0.5 सेकेंड लगता है। बट जब खून बाहर जाता है तो उसको सिर्फ टाइम लगता है 0.3 सेकेंड्स। और जब इन दोनों को जोड़ोगे, एक डायस्टोल एक सिस्टोल को जोड़ोगे तो आएगा 0.8 सेकेंड। और इसी को स्टार कर लो, यही एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली कि एक हार्ट बीट को जनरेट होने में कितना टाइम लगता है। आप बताओगे 1 हार्ट बीट इज कंप्लीट इन 0.8 सेकेंड ओनली। एक हार्ट बीट सिर्फ 0.8 सेकेंड में समाप्त होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं बता दूं किसकी हार्ट बीट कैसे रहती है। अगर आप बात कर रहे हो बच्चे की, चाइल्ड की बात कर रहे हो, चाइल्ड कितना बड़ा, 7 से 8 साल तक, तो वो चाइल्ड है तो उसकी हार्ट बीट रहती है 150 पर मिनट। कहने का मतलब है उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट रहती है ना। तो 150 पर मिनट रहती है। 1 मिनट में 150 बार उसका दिल धड़कता है। कहने का मतलब 150 बार क्या प्रोसेस होता है, डायस्टोल प्लस सिस्टोल। ठीक है, अगर वो बच्चा अडल्ट हो जाएगा, अडल्ट का मतलब है वयस्क हो जाएगा, मतलब उसकी प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो गई है, उसकी किशोरावस्था स्टार्ट हो गई है, तो उसकी हार्ट बीट कितनी रहती है, 72 पर मिनट। हमारा दिल एक बारी में कितनी बार धड़कता है आप सब जानते हैं, 72 पर मिनट। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जब बच्चा एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। कहने का मतलब है वो भ्रूणीय अवस्था में है, मम्मी के पेट में है बट उसमें हार्ट लंग्स किडनी सब बन गए, तो उसी को तो हमने एम्ब्रियो नाम दिया। तब उसकी हार्ट बीट कितनी होती है आप बताओगे, 200 पर मिनट। 200 पर मिनट कितनी होती है, 200 पर मिनट। और जब आप जिम में जाते हैं, जिम या रनिंग करते हैं आप, उस टाइम पर आपकी हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है। बट कितनी ज्यादा भैया, इतनी ज्यादा, इससे ज्यादा होंगी मर जाओगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक और, जो एथलीट्स होते हैं जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी हार्ट बीट कम रखते हैं, 62 से 68 पर मिनट रखते हैं। अब ये कम क्यों रखते हैं वो अब बताऊंगी थोड़ी देर में। ठीक है, पहले तो आपके ये 5 क्वेश्चन रट्टे लगा लो, एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। तो समझने वाली चीजें होती है उनको हमेशा समझा जाता है, और जो रट्टे लगाने वाली चीजें होती है रट्टा लगाया जाता है। क्वेश्चन पूछे बच्चे की हार्ट बीट कितनी होती है, 150 पर मिनट। 1 मिनट में डायस्टोल सिस्टोल 150 टाइम्स होता है, तो 150 हार्ट बीट जनरेट हुई। एक हार्ट बीट बनने में 0.8 सेकेंड लगता है। दूसरा, अडल्ट मतलब उसकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई। अगर मैं अपनी हार्ट बीट चेक करवाऊंगी तो डॉक्टर को मिलेंगे 72 पर मिनट। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज, भ्रूणीय अवस्था, बोलते हैं ना भ्रूण हत्या महापाप है, लिखा होता है ना दीवारों पे, तो वो क्या होता है, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, 17 to 18 टाइम्स, वो आगे की बात है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब वो बच्चा जब मम्मी के पेट में है बट उसमें लंग्स किडनी हार्ट सब बन गए, तो उसकी हार्ट बीट 200 पर मिनट होनी चाहिए। नेक्स्ट, जब आप जिम में हैं या रनिंग में हैं, आपकी हार्ट बीट फास्ट रहती है क्योंकि आपके बॉडी को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आप वर्कआउट कर रहे हैं, आपकी सेल्स एनर्जी खर्च कर रही है, एनर्जी खर्च कर रही है, तो उनको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वो वर्कआउट कर रही है, उन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए। आप भाग रहे हैं, आपकी सेल्स को काम करना है, उनको ज्यादा एनर्जी
चाहिए, ज्यादा एनर्जी चलेंगे, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो ज्यादा डायस्ट्रोल सिस्टोल होना चाहिए, ताकि किसका ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा हो, ऑक्सीजन का। ज्यादा ऑक्सीजन आएगा, ज्यादा किसका ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का। और ज्यादा ग्लूकोज टूटेगा तो क्या बनेगी, ज्यादा एनर्जी बनेगी। उसी एनर्जी से आप जिम में वर्कआउट करेंगे, उसी एनर्जी से आप रनिंग करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी कितनी 92 से 98 पर मिनट। एथलीट की हार्ट बीट 62 से 68 पर मिनट रहती है। ये आपका सीजीएल का क्वेश्चन है, ये आपका यूपी ट्रिपल एससी का क्वेश्चन है, ये आपका बच्चे वाला आपका क्वेश्चन शायद ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ये आपको इतना याद रखना। नींद में हार्ट बीट सेम रहती है बच्चा, कोई ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको हार्ट बीट वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। हार्ट साउंड लबडब होती है, वो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड के टाइम पर बनती है, वो मैं लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बहुत अच्छे से। हार्ट बीट कब बनती है, तो ऐसे डायस्टोल सिस्टम। बताओ कुछ दिक्कत हो तो यहां तक। और हार्ट बीट कौन से इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं, स्टेथोस्कोप से करते हैं। उसी से ही आपकी हार्ट साउंड चेक की जाती है। अगर पीछे लगा रहा है डॉक्टर उसको, तो आपकी हार्ट की साउंड सुनना चाह रहे हैं। अगर आगे चेस्ट वाले पार्ट में लगा रहा है स्टेथोस्कोप, तो डॉक्टर आपकी हार्ट बीट सुनना चाह रहा है। एथलीट क्या होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी जैसे कोई खेल खेलता है वो एथलीट होते हैं बेटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको कुछ की पॉइंट्स लिखवा रही हूँ। की पॉइंट्स का मतलब होता है ऐसे कुछ अच्छे से क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। कोई भी एग्जाम हो, XYZ कोई भी एग्जाम हो, हमें तो पढ़ने से मतलब है। ठीक है, डायस्टोल सिस्टोल से कैसे क्वेश्चन आते हैं बता दो दिया बेटा मैंने। डायस्टोल सिस्टोल से कैसे क्वेश्चन आते हैं, डायस्टोल सिस्टोल से बताया से मैंने कि अगर डायस्टोल होता है तो खून अंदर आता है या बाहर जाता है, सिस्टोल होता है तो खून अंदर आता है या बाहर जाता है, ये क्वेश्चन याद। ठीक है, चलिए अब बात आती है की पॉइंट्स की, कुछ आपको अच्छे से पॉइंट। ठीक है, आपकी हार्ट बीट इतनी ही होनी चाहिए। इसको कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है, रुधिर दाब। हिंदी में क्या बोलेंगे, रुधिर दाब। ऑब्लिक लगा के दूसरा आपको लिखना है हार्ट बीट। क्वेश्चन आता है ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट्स आर रेगुलेटेड बाय विच हार्मोन, विच हार्मोन, रेगुलेटेड बाय विच हार्मोन। जल्दी से बताइए किसी को पता हो तो कि ये कौन सा हार्मोन है। मैं एक बार एक चीज बताना चाहती हूँ, स्टेट पीसीएस में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कुंदन चौधरी का क्वेश्चन गलत, आंसर गलत हो गया। इंसुलिन, इंसुलिन तो यार ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। इंसुलिन का काम होता है ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करना। मैंने शुगर नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट लिखा है। नहीं जी, कुंदन चौधरी का गलत हो गया। को इंसुलिन बेटा नहीं होता है। जल्दी बताइए कौन सा हार्मोन। अगर आप बताएंगे तो आपके लिए एक चॉकलेट फिक्स हो जाएगी। जल्दी बताइए ऐसे नोट। अरे भैया मैं हार्मोन की बात कर रही हूँ, हार्मोन की बात कर रही हूं मैं। यहां पे नोड वोड की बात ही नहीं हो रही है, मैं हार्मोन की बात कर रही हूं। नहीं बता पाए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बेटा वो मेल हार्मोन होता है, वो मेल में सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करवाता है। कुछ भी बोलोगे तुम। चलो मैं बता देती हूँ, यहाँ पर दो हार्मोन होते हैं। पहला हार्मोन आपको लिखना है थायरोक्सिन हार्मोन। पहला हार्मोन है थायरोक्सिन एंड सेकंड वन इज एड्रीनिलीन हार्मोन। कौन सा, एड्रीनिलीन हार्मोन। अब बच्चा बोलेगा हिंदी में क्या बोलेंगे, सेम नाम हिंदी में है भैया, हिंदी में लिखो। देवाशीष पांडा आपका भी गलत हो गया, मुझे लगता नहीं था आपका भी गलत होगा। सबने गलत बताया, किसी ने भी सही नहीं बताया। ठीक है, आप बताएंगे ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट आर रेगुलेटेड बाय थायरोक्सिन एंड एड्रीनिलीन हार्मोन्स। ऐसा लगाना पड़ेगा आपको, हार्मोन्स। रुधिर दाब और हृदय की धड़कन थायरोक्सिन एंड एड्रीनिलीन हार्मोन द्वारा संतुलित की जाती है। अगर आपके इन हार्मोन का इम्बैलेंस हो गया, आपकी हार्ट बीट कम ज्यादा हो जाएंगी या आपका बीपी हाई या लो हो जाएगा। बताओ क्लियर है। चलो ये तो हो गया हार्मोन। अब अगर आपसे पूछे, मैंने आपको पहली क्लास में बताया है कि हमें भगवान ने यहाँ पर क्या दिया है,
यहाँ पर कुछ नहीं दिया, क्योंकि ये आपका माथा है, ये कोई आपका दिमाग नहीं है। दिमाग भैया यहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपकी खोपड़ी है, ये आपका स्कल है, ये आपका क्रेनियम है, ये आपका फोरहेड है, ये आपका माथा है। दिमाग यहाँ पे ऐसे, ये आपका दिमाग। तो यहाँ भगवान ने क्या दिया आपको? दिमाग दिया। और दिमाग को सबसे ऊपर क्यों रखा? ताकि ये सारे के सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल कर पाए, है ना, सारे के सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल कर पाए। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ब्लड प्रेशर और जो हार्ट बीट का प्रोसेस हो रहा है हमारे बॉडी में, इसको कौन सा ब्रेन रेगुलेट करता है? ब्रेन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। सेरेबेलम, मेडुला ओब्लोंगाटा, आपका पोन्स हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, थैलेमस हो गया। ये आपके पास ऑप्शन आएंगे। पूछेगा कि ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट्स आर रेगुलेटेड बाय विच ब्रेन या विच पार्ट ऑफ ब्रेन, कौन से मस्तिष्क के किस भाग से रुधिर दाब और हृदय की धड़कन संतुलित की जाती हैं? आप बताएंगे ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट्स आर रेगुलेटेड बाय मेडुला ओब्लोंगाटा। मेडुला ओब्लोंगाटा, थोड़ा सा नाम अजीब है बट याद करना पड़ेगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि जो रुधिर दाब है, ब्लड प्रेशर है और जो हार्ट बीट की प्रोसेस है वो कौन से ब्रेन द्वारा रेगुलेट की जाती है? मेडुला ओब्लोंगाटा, और नहीं आएगा, मेडुला ओब्लोंगाटा। अब ये क्या होता है, कहाँ होता है, वो भैया ब्रेन वाले चैप्टर की बात है, यहां नहीं बतानी। ये दोनों हार्मोन याद होने चाहिए, ये ब्रेन का नाम याद होना चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा? नेक्स्ट एक पूछा जाता है कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ईसीजी कब करवाते हैं हम? जब हमारी हार्ट बीट में कुछ प्रॉब्लम हो। आपने देखा होगा जब हम ईसीजी करवाते हैं तो ऐसे आपका डायस्टोल सिस्टोल का ऐसे एक ग्राफ सा बना हुआ होता है। इसी ग्राफ को चेक कराने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको ईसीजी बोलते हैं। क्वेश्चन आता है ईसीजी कौन से ऑर्गन के लिए किया जाता है? आप क्या बताएंगे? हार्ट के लिए। क्या चेक करने के लिए? हार्ट बीट या डायस्टोल सिस्टोल प्रोसेस को चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब है इंसान का डायस्टोल सिस्टोल चल रहा है और जिस दिन ये ऐसे सीधा हो जाएगा ना, उस दिन इंसान भी सीधा हो जाएगा, मतलब इंसान गया। कहने का मतलब उसका डायस्टोल सिस्टोल रुक गया। डायस्टोल सिस्टोल रुक गया इसका मतलब उस इंसान के अंदर कुछ नहीं बचा। उसका हार्ट, उसका लंग्स, उसका किडनी, उसका ब्रेन काम करना बंद कर दिया। राइट, तो आप बताएंगे ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, ये भी हो गया एक, ये क्वेश्चन भी हो गया बड़ा अच्छा सा। जो ग्राफ बनता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, चलो। हाँ, ग्राफ भी लिखा होता है, ग्राफी भी लिखा होता है, दोनों सही है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्पेलिंग के कोई नंबर नहीं होते बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपको आप एक सुनोगे COD हो गया। मुझे कभी सुना है कि फलाना इंसान को COD हो गया? बैठे बैठाए डॉक्टर को COD हो गया। मैम क्लास में कितने स्टूडेंट हैं ये आपको कैसे बता सकती हूँ मैं? क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है, बहुत हैं, हजारों में स्टूडेंट हैं। देखिए COD क्या होता है? पहली बात तो इसका फुल फॉर्म होता है कोरोनरी, ध्यान से सुनिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है कोरोनरी आर्टरीज। अरे CAD होगा, COD नहीं होगा, क्या लिख रही हूं मैं? COD अलग चीज होती है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है। CAD कोरोनरी आर्टरीज डिजीज। अब इसका हिंदी में कोई नाम नहीं है, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इसको हिंदी में इसका कोई नाम नहीं होता है, CAD ही बोलते हैं। मैम इसमें PQRST क्या होता है? अरे वो डायस्टोल सिस्टोल के पॉइंट्स लिखते हैं नरोत्तम, यहाँ से डायस्टोल स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ, Q पर यहाँ पर आया, सिस्टोल स्टार्ट हो गया, वो लिखते हैं। ठीक है, चलिए। तो एक आता है CAD, COD नहीं, COD अलग होता है। COD आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको, COD क्या होता है। हार्मोनल, वो आपका एक हार्मोन होता है सोमैटोस्टैटिन, उसके इम्बैलेंस होता है COD। ये है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। आर्टरी का मतलब तो मैम धमनियां होता है, डिजीज का मतलब मैम बीमारी है। कहने का मतलब कुछ धमनियों में से रिलेट करने वाली बीमारी है। कोरोनरी का मतलब क्या होता है? यहां पर कोरोनरी का मतलब है हार्ट की मसल्स, हार्ट की मसल्स। अब मैंने आपको एक क्लास में क्या पढ़ाया, बड़ा ही अच्छे से बताया था कि हमारा हार्ट कैसा ऑर्गन है मैम? मस्क्यूलर ऑर्गन है।
हार्ट के अंदर सिर्फ क्या है, मसल्स हैं। बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था, हमारा हार्ट किससे मिलकर बना हुआ है, मसल्स से। कैसे, ये आपका हार्ट है तो ये हार्ट के अंदर क्या है, ये मसल्स हैं। ये मसल्स काम करती हैं, क्या काम, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगी तो ये क्या है, एक टाइप का प्रोसेस है। और अगर प्रोसेस है तो काम करने के लिए क्या चाहिए होती है, ऊर्जा। तो वो आर्टरी, ध्यान से सुनिएगा ये सेंटेंस, वो आर्टरी, वो धमनी जो हमारे हार्ट की मसल्स तक ऑक्सीजन लेकर आती हैं, उनको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। वो आर्टरीज, वो आर्टरीज, वो आर्टरीज जो हमारे हार्ट की कार्डियक मसल्स, जिनको कार्डियक मसल्स कह सकते हैं, जो हार्ट को बनाती हैं, उन कार्डियक मसल्स के पास जो ऑक्सीजन लेकर आती हैं, उन आर्टरी को कोरोनरी आर्टरी या हृदय की धमनियां कहा जाता है। ये एक बीमारी है सीएडी। क्या होता है, जब इन कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कोई ब्लॉकेज हो जाए किसी भी टाइप की, इनके अंदर लिपिड्स वगैरह ज्यादा जम जाएं, कोई कोलेस्ट्रॉल जम जाए, और इन कोरोनरी आर्टरीज के अंदर किसका ट्रांसपोर्टेशन रुक जाए, ऑक्सीजन का। जब हमारे हार्ट के पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, किस आर्टरीज के थ्रू, कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू, तो उस हार्ट काम करना बंद कर देगा। क्योंकि काम करने के लिए तो क्या चाहिए भाई, यहाँ पर एनर्जी। एनर्जी कौन बनाएगा, ऑक्सीजन। हमारा हार्ट क्या करता है, ब्लड को सारे के सारे ऑर्गन्स के बीच सर्कुलेट करने का काम कर रहा है। अब हार्ट के पास ये एनर्जी नहीं है, जब हार्ट के पास एनर्जी नहीं तो हार्ट कैसे काम करेगा, तो हार्ट क्या हो जाएगा, फेल, हार्ट काम करना बंद कर देगा, और इंसान को क्या आएगा, अटैक, इंसान क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इस टाइप के हार्ट अटैक को साइलेंट हार्ट अटैक का नाम देते हैं, जो साइलेंटली आ गया, पता भी नहीं लगा किस दिन आपकी कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल वगैरह जम गया, काम करना बंद कर दी, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया, किसी भी दिन आपको हार्ट अटैक आ सकता है। इसको साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। बताइए जरा, समझ में आ गया, आ गया। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सीएडी किस ऑर्गन की बीमारी है, आप बताओगे हार्ट की। क्या हो जाता है इसके अंदर, हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और क्या नहीं बन पाती, हार्ट के पास एनर्जी नहीं बन पाती। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है, क्लियर है। चलो, तो नेक्स्ट की पॉइंट आपका ये हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट, सबने सुना होगा कि फलाना एक बच्चा है, उस बच्चे के दिल में छेद बताया है डॉक्टर ने। सब जानते होंगे कि बच्चे के दिल में छेद हो जाता है ना। हमारी लैंग्वेज में दिल में छेद होता है, पर डॉक्टर की लैंग्वेज में एक बीमारी होगी, उस बीमारी का नाम होता है फोसा ओवेलिस। इसका नाम होता है फोसा ओवेलिस। दिल में छेद होना डॉक्टर की लैंग्वेज में फोसा ओवेलिस कहलाता है। ठीक है, फोसा ओवेलिस कहलाता है। ओके, तो अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है मैम पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या होता है। बेटा ये आपका हार्ट है, ध्यान से सुनिएगा। इस हार्ट के बाहर एक मेम्ब्रेन रहती है जिसको आप पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये मेम्ब्रेन और ये जो हार्ट की मसल्स हैं इसके बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, और ये फ्लूइड क्या करता है, हमारे हार्ट को बाहर से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसी फ्लूइड को अंदर ये हार्ट की मसल्स हैं, और ये जो बाहर मेम्ब्रेन है इसका नाम होता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, और हिंदी में इसको बोलते हैं हृदय की झिल्ली। हृदय की झिल्ली एक मेम्ब्रेन रहती है, और इस मेम्ब्रेन का काम होता है बाहर से जो भी अटैक पड़ते हैं हमारे हार्ट के अंदर प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं। तो ये हार्ट की मसल्स और इसके बीच में एक फ्लूइड रहता है जो भी हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इस फ्लूइड को पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। करेक्ट, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, जो भी पूछा जिसको पूछो, बस आप तो याद रखिएगा। ठीक है, तो अब आइए, दिल में छेद कैसे होता है। सुना होगा बच्चे में दिल में छेद हो जाता है, कहां पर होता है, एक्चुअली क्वेश्चन है आपका कहां पर होता है। ये आपका सेप्टम, ये आपके 4 चैम्बर, जल्दी बताइए इस चैम्बर को क्या लिखूं, इसको लेफ्ट ओरिकल, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको राइट ओरिकल, इसको राइट वेंट्रिकल। अब मुझे बताओ यहाँ पर कौन सी गैस, CO2, यहाँ पे कौन सी CO2, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन। तो होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है, जब आप मम्मी के पेट में होते हो,
जब आप मम्मी के पेट में होते हो, जब आप एम्ब्रियो होते हो, तो एक्चुअली ये जो दोनों ओरिकल्स के बीच में सेप्टम है, इसके ऊपर ऐसे छोटे 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 होल होते हैं, छोटे 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 छेद होते हैं। बट जब आपकी डिलीवरी हो चुकी होती है, आपका जन्म हो चुका होता है, उस टाइम पर प्रॉपर 8 to 9 मंथ्स में, जब आप मम्मी के पेट में हो, 8वें से 9वें महीने में धीरे 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 ये छेद ऐसे ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे प्रॉपर यहाँ पर मसल्स बन जाती हैं और ये सेप्टम में एकदम प्रॉपर कवर हो जाता है और ऐसे हो जाता है। जब हम मम्मी के पेट में होते हैं तो हमारी ये जो सेप्टम है, इसके ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं। बट जब हम 8वें से 9वें महीने में जाते हैं, डिलीवरी से कुछ 10-12 दिन पहले, ये छेद बंद हो जाते हैं, इधर का इधर, इधर का इधर। बट कुछ बच्चों में एज इट इज ये हॉल आ जाते हैं, इस सेप्टम के ऊपर ऐसे हॉल बना हुआ आ जाता है और इसी हॉल को कहा जाता है दिल में छेद होने की बीमारी, डॉक्टर के लैंग्वेज में फोसा ओवेलिस हो गया। अब मैम इससे प्रॉब्लम क्या होती है? सिंपल सी बात है, यहां पर CO2 है, यहां पर ऑक्सीजन है। यहां से मैम ब्लड ऐसा गया था, किसके पास गया था मैम? फेफड़ों के पास। फेफड़ों ने इस ब्लड में क्या घोल दिया था? ऑक्सीजन। वापिस यहां आया था मैम। अब मैम इस ये ओरिकल भरने के बाद यहां का खून यहां आना चाहिए था, बट मैम यहां पर छेद थे, वो वापिस यहां हो गया। आया खून वापिस यहां नहीं गया तो किसके अंदर नहीं गया? अयोटा के अंदर। और अयोटा के अंदर नहीं गया तो क्या हो गया? हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स के बीच में किसका ट्रांसपोर्टेशन रुक गया? ऑक्सीजन का। अरे बोलो हाँ, यस, ठीक है मैम। प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स हो गया। अब बच्चे को क्या आएगा? अटैक आएगा, या बच्चा नीला पड़ने लग जाएगा, है ना। तो कभी कभी इस बीमारी को नाम दिया जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। कभी कभी इसको नाम दिया जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब यहां पर है जो बीमारी आपको जन्म से हुई है ना, माँ के पेट से मिली है। ब्लू का मतलब नीला, बेबी का मतलब बच्चा। वो बच्चा जो नीला पड़ने लग जाता है, एक बात याद रखना, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन खत्म होता है तब हम नीले पड़ते हैं। जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तब हम नीले पड़ने लग जाते हैं। आपने देखा होगा इंसान जब मर जाता है तो उसका शरीर नीला पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं, तभी तो मरा बेचारा। ठीक है, तो बच्चा नीला पड़ने लग जाएगा, किसकी कमी से? ऑक्सीजन की। क्यों नहीं आ पाई ऑक्सीजन? मैम ऑक्सीजन यहां से तो आया, बट बेचारे को यहीं से जाने का रास्ता मिल गया, वापिस यहां चला गया। प्योर इम्प्योर ब्लड मिक्स हो गया, सारे के सारे ऑर्गन्स के बीच में कुछ नहीं मिला तो बच्चा नीला पड़ेगा। वो बच्चा नीला पढ़ पढ़ के तड़पने लग जाएगा। हो सकता है वो एक दिन मर भी जाए। बट अगर ढंग से टाइम पर अगर आपको पता लग गया कि बच्चे के दिल में छेद है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर इसकी सर्जरी करेंगे। डॉक्टर क्या करेंगे? यहाँ पर प्लेटिनम के छल्ले लगा देते हैं। जहां पर आपके जो छेद बने हुए थे वहां पर प्लेटिनम धातु ऐसे इसके अंदर भर देते हैं, ताकि ये सेप्टम क्या होती है, यहाँ पर वापस रिकवर हो जाए। यहाँ का खून यहाँ रहे, यहाँ का खून यहाँ रहे, यहाँ ऑक्सीजन रहे, यहाँ CO2 रहे, और यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ जाए, और आपका पूरा क्या होता है, और आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? आप हेल्दी रहोगे। तो डॉक्टर बच्चे की क्या करेगा? सर्जरी करेगा। अब प्लेटिनम क्यों यूज में ली? क्योंकि प्लेटिनम लेस रिएक्टिव मेटल होती है। ना वो खून के साथ, ना वो पानी के साथ, ना वो ग्लूकोज के साथ, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि प्लेटिनम इज ए नोबल मेटल। ये केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। तो ये बात आपको याद रखनी है। बता देंगे जरा, एक पॉइंट याद रखना, फोसा ओवेलिस दिल में छेद होना, या उसको क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। एक मैं आगे और भी पढ़ाऊंगी ब्लू बेबी सिंड्रोम होने का एक रीजन और भी होता है, जब आप खाने में नाइट्रेट फूड ज्यादा खाते हैं। ये आगे की बात है। कई बच्चा बोल देगा मैंने गलत पढ़ा दिया। गलत नहीं पढ़ाया, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। 2 रीजन से बच्चा नीला पड़ता है, एक नाइट्रेट फूड ज्यादा लेने से, दूसरा दिल में छेद होने से। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया, ये आगे की पता डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, यहाँ पे नहीं। ठीक है जी, चलो जी मैम हो गया। अगला स्टार्ट करें। एक बीमारी और बताऊं आपको। एक आपने सबने सुना होगा कि जो श्रीदेवी थी उनको कार्डियक अरेस्ट आया था। बहुत चला था, न्यूज में बहुत आया था, कार्डियक अरेस्ट आ गया, श्रीदेवी को कार्डियक अरेस्ट आया, श्रीदेवी मर गई, है ना।
एक टाइप का हार्ट अटैक ही होता है, बट कार्डियक अरेस्ट एक ही आता है, एक में मर जाता है इंसान। देखो क्या होता है कार्डियक अरेस्ट, कैसे आता है। ये हमारा दिल है ना, और ये आपका दिल में सेप्टम। यहां पर मैम ने कितने वॉल्व बताए थे? दो को क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड। यहां पे मैम ने कितने बताए थे? तीन को क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड। यहां पे कैसा ब्लड बताया था मैम ने? ऑक्सीजन, यहां पर भी ऑक्सीजन, यहां CO2, यहां CO2। अब कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? जब आप ज्यादा अल्कोहल लेते हो, ज्यादा शराब पीते हो, है ना, ज्यादा मंदिरा लेते हो, मंदिरा समझ ना, मंदिरा बेदी नहीं मंदिरा, ठीक है, मदिरा शराब, ठीक है, ज्यादा आप अल्कोहल लेते हो, ज्यादा स्मोकिंग करते हो, तो अल्कोहल के अंदर जो एसिटाल्डिहाइड, जो एसीटोन, जो नशे वाले पदार्थ हैं, जो टॉक्सिक हैं, अगर आप स्मोकिंग ज्यादा करते हैं तो जो निकोटिन है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड से निकोटिन बना है आपका, वो सारा का सारा टॉक्सिक अमाउंट धीरे धीरे खून में घुलेगा, खून में घुल के आएगा, और खून जब यहाँ से आता है तो धीरे धीरे वो इन्वॉल्व के अंदर टॉक्सिक एलिमेंट ऐसे जम जाते हैं, यहाँ भी जमा, यहाँ भी जमा, यहाँ भी जमा, यहाँ भी जमा, और धीरे 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 ये वॉल्व क्या हो जाते हैं? ब्लॉक। वॉल्व क्या हो गए? ब्लॉक। अब जब वॉल्व ब्लॉक हुआ तो यहाँ से खून यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, तो किसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ? ऑक्सीजन का। फिर क्या आएगा इंसान को? अटैक आएगा, मरेगा। बट इस टाइप के अटैक को क्या बोलते हैं? कार्डियक अरेस्ट। क्या बोलेंगे? कार्डियक अरेस्ट। जब कुंदन कुमार चौधरी के बोल रहे हैं श्रीदेवी ड्रिंक करती थी क्या? भैया इसका आंसर मैं कैसे कर दूं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे? मैं नहीं बोल सकती कुछ भी ऐसी बातें, बट समझदार को इशारा ही काफी होता है। हाँ, पहले ही बताया था डॉक्टर वगैरह ने कि कार्डियक अरेस्ट आया श्रीदेवी को, देन पता नहीं एक्सेस ड्राइविंग का केस दिखा दिया कि वो डूब के मर गई थी, एक्सेस ड्राइविंग हो गई थी उनकी, ऐसा कुछ दिखा दिया था, बट रीजन यही था उसके पीछे। ओमपुरी का नाम सबने सुना होगा, अचानक से डेथ हो गई थी, ओमपुरी को हार्ट अटैक आया था, बट वो हार्ट अटैक नहीं था, ओमपुरी को कार्डियक अरेस्ट आया था, क्योंकि ओमपुरी चैन एल्कोहलर थे और चैन स्मोकर थे, इसकी वजह से इंसान मर जाता है। राजेश खन्ना सबसे बड़ा एग्जाम्पल। राजेश खन्ना बहुत बड़ा बेवड़ा था, आप सबको पता है ये चीज़, तो ये तो मैं बोल सकती हूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, बट किसी लेडी एक्ट्रेसेस को मैं ऐसे पॉइंट आउट करके नहीं बोल सकती। राजेश खन्ना को क्या आया था? कार्डियक अरेस्ट। बहुत पीते थे, वॉल्व ब्लॉक हो गया था, कार्डियक अरेस्ट आया, पहले में मर गया इंसान। ठीक है, तो ये आपको कार्डियक अरेस्ट याद रखना है। क्लियर है? तो मैंने आपको हार्ट अटैक आने के कितने सारे रीजन बताए हैं, है ना। एक रीजन ये भी होता है, जब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है तो वो भी आकर इसके अंदर जम जाता है और धीरे 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 ये वॉल्व ब्लॉक हो जाते हैं और इंसान को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इंसान को अटैक आता है। उस अटैक को भी आप कार्डियक अरेस्ट करके टर्म करते हैं। ये आपका मैम हार्ट में टॉक्सिक एलिमेंट क्यों जम जाती है? क्योंकि बेटा हार्ट के अंदर खून होता है और खून के अंदर सब कुछ घुला हुआ होता है। ये बात मैं लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। सारी चीज़ें कहाँ घुल जाती हैं? अल्टीमेटली आके ब्लड में। ब्लड आएगा तो ब्लड के साथ टॉक्सिक चीज़ें भी आएंगी भैया। आप बताओ जरा, कुछ समझ में ना आया हो तो। ये आपका हार्ट का चैप्टर कंप्लीट। जिसको मैम टी वेव उल्टा हो जाए तो बेटा फिर डायस्टोल सिस्टोल बीपी हाई लो हो जाएगा नरोत्तम, ठीक है, डायस्टोल सिस्टोल गड़बड़ा जाएगा। ये आपको इतना सारा कुछ पढ़ना था, मैंने आपको कुछ नहीं छोड़ा, जितना था कंपटीशन एग्जाम जितना आता है वो सारा मैंने पढ़ा दिया। अब मैम क्वेश्चन कैसे आते हैं इस चैप्टर से? कितने ही बना लो, 50-60 तो मैं अभी भी बना सकती हूँ, खड़ी खड़ी बना सकती हूँ मैं। हार्ट का वेट कितना होता है, हार्ट किस डायरेक्शन में होता है, हार्ट का लोकेशन क्या होता है, ट्राइकस्पिड कहाँ होता है, बाइकस्पिड कहाँ होता है, सेमिलुनार वॉल्व कहाँ होता है, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ होती है, पल्मोनरी वेन कहाँ होती है, आयोटा कहाँ होता है, ऐसी वेना कावा कहाँ होता है, हार्ट के अंदर जब ब्लड आता है तो कैसा आता है, जाता है तो कैसा जाता है, कौन सा वॉल्व से प्योर जाता है, कौन से वॉल्व से इम्प्योर जाता है। उसके बाद आपसे पूछे कोरोनरी आर्टरी क्या होता है, हार्ट बीट कौन बनाता है, ऐसे नोड क्या होता है, एवी नोड क्या होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि बंडल ऑफ हिंस क्या होता है, पुरकिंजे फाइबर कहाँ से निकलते हैं, किस नोड से निकलते हैं, नेचुरल पेसमेकर किसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल पेसमेकर किसको बोलते हैं। उसके बाद कार्डियक अरेस्ट कब आता है, हार्ट अटैक कैसे आते हैं, ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है, सिस्टोल क्या होता है। कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं यार, कितने बनाओ। किसके हार्ट में कितने चैम्बर, हमारे हार्ट में कितने चैम्बर, चैम्बर में डिवाइड करने वाली मसल का नाम क्या हो गया, इतने सारे क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका हार्ट का चैप्टर मेरी साइड से कंप्लीट हो गया, आपकी साइड से उस दिन कंप्लीट होगा जब ये आप अच्छे से पढ़ोगे। एक बच्चा पूछ रहा है मैम नोट्स बनाने हैं क्या? बेटा आपकी मर्जी है,
बाकी मैं तो आपको नोट्स देती ही हूँ दोनों मीडियम में, जितना आपको पढ़ सकते हैं वैसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है, हो जाएगा, मैंने बोल दिया है हो जाएगा, डोंट वरी। ये आपको इतना पढ़ना है। थोरेसिक कैविटी क्या होता है बेटा? इस गले के नीचे वाले पार्ट को थोरेसिक कैविटी बोलते हैं साइंस में, वक्सीय गुहा। ठीक है, साइंस की बुक बताओ, पढ़ लो जो मैं पढ़ा रही हूं। ठीक है, बस जो मैं पढ़ा रही हूँ पढ़ लो, साइंस की बुक बहुत है, तुम लोगों को बुक लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप बता दूंगी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हार्ट मेरी साइड से कंप्लीट हो चुका है, जिसको पढ़ाने में मुझे कम से कम 6-7 घंटे लग गए, बट अब नहीं। ठीक है, नोट्स कहाँ से मिलेगा बेटा? जो वीडियोज हैं उसके राइट कॉर्नर में जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आता है, वहां से आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, ऐसे नोट खराब होने पर क्या करते हैं? डॉक्टर आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाता है, फिर जिसके अंदर इलेक्ट्रोड लगाता है मनीष कुमार साहू, और उन इलेक्ट्रोड को लिथियम की बैटरी से कनेक्ट करता है, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाकर हार्ट को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, चलिए चलो हो गया अब, ओके। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। नेक्स्ट चैप्टर नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें क्या पढ़ना है? हमें ब्लड के बारे में पढ़ना है। नीरज कुमार कह रहे हैं एक वीडियो में, बेटा वो केस बताया होगा नीरज कुमार कि जब ऐसे नोड खराब हो जाता है या आपके हार्ट का थोड़ा लोकेशन गड़बड़ा जाता है या आपके हार्ट के चैम्बर वैम्बर फटने का डर रहता है, तो डॉक्टर क्या करता है? उसको शिफ्ट भी कर देता है एवीएन को। हाँ, तो कर भी सकता है। ठीक है मैम, बंडल ऑफ हिंस कहाँ होता है? बताया था मैंने कि जो पुरकिंजे फाइबर्स निकलते हैं वो आपस में जाकर एक क्लस्टर बना लेते हैं राइट साइड में, राइट के अपर चैम्बर में, राइट ओरिकल में, तो वो एक उसको बंडल ऑफ हिंस करके नाम दिया जाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चैप्टर आपको लिखना है ब्लड। नेक्स्ट चैप्टर है आपका ब्लड, जिस ब्लड को आप हिंदी में रक्त बोल सकते हैं, आप इसको रुधिर बोल सकते हैं, दोनों ही नाम सही हैं। और कॉमन लैंग्वेज में अपन खून तो बोलते ही बोलते हैं, है ना। एवी नोड कब काम करता है? जब आपका ऐसे नोड काम करना बंद कर देता है तब करता है एवी नोड। हार्ट बीट का बढ़ना और कम होना क्या कहलाता है? चलो भाई शिवम ने एक क्वेश्चन और पूछा है। देखो, जब आपकी हार्ट बीट नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है तो हार्ट बीट इंक्रीज होने को ब्रेडिकार्डिया करके टर्म दिया जाता है, ब्रेडिकार्डिया करके टर्म दिया जाता है। और जब आपकी हार्ट बीट कम हो जाती है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है ट्रेडिकार्डिया। हार्ट बीट अगर डिक्रीज होती है, डिक्रीज का सिंबल लगाया मैंने, एरो डिक्रीज का लगाया, तो उसको ट्रेडिकार्डिया कहा जाता है, ट्रेडिकार्डिया। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं आप? बुद्ध की लेडीज क्या लिख रहे हैं आप? नीरज, मुझे आपको कमेंट समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज एक बार फिर से अच्छे से लिखिए तो मुझे समझ में आए। ठीक है, चलो। ओ, ये क्या कर दिया मैंने? तो मैंने उल्टा लिख दिया। ओहो, इसको सही कर लेना। हार्ट बीट कम होना ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे एरो गलत लगा दिया है, प्लीज एरो सही कर लीजिएगा। ये हार्ट बीट जो कम होती है उसको ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है, और जब ज्यादा होती है, एरो सही लगा लेना, तो उसको ट्रेडी। ट्रेडी का मतलब होता है इंक्रीज होना, ब्रेडी का मतलब कम होना। ठीक है, हिंदी में सेम नाम है, हृदय की धड़कन कम होना। ये एरो उल्टा लगा दी मैंने, एरो सही कर लेना अपना। नीचे की साइड होगा तो उसको ब्रेडिकार्डिया, ऊपर की साइड होगा तो उसको ट्रेडिकार्डिया कहा जाता है। ठीक है, चलो हो गया। चलो अब नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट चैप्टर है आपका ब्लड। एक बार फिर रिपीट कर रही हूं मैं, अगर कम होंगी तो उसको ब्रेडिकार्डिया, ज्यादा होंगी तो उसको ट्रेडिकार्डिया। एरो सही लगाना। ठीक है, देखिए, तो ब्लड में आपको क्या क्या पढ़ना है?
ब्लड में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। ब्लड कितना होना चाहिए, ब्लड का रेड कलर किसकी वजह से होता है, ब्लड में आरबीसीज क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसीज क्या होती हैं, प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, कैसे ब्लड ग्रुप बनते हैं, एंटीजेंस क्या होती हैं, एंटीबॉडी कहाँ होती हैं, कैसे बनती हैं उसके बाद एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है, एक इंदिरा ब्लड ग्रुप होता है, ऐसे बहुत सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है मैम। बुध अवस्था में नीरज प्लीज एक बार हिंदी में सेंटेंस टाइप कीजिए तो मुझे समझ में आए, यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली आपका। ठीक है चलिए, तो ब्लड स्टार्ट करते हैं। ब्लड से 2 मिनट में आप आ रही हूँ अभी पानी। गेना राम जी कह रहे हैं मैम आपने मेरे से बैच में 700 लिए और अभी 444 कर दिया है। तो गेना राम मैं आपको एक बात बता दूं, प्लीज ये यहाँ पर 200-250 रुपए के लिए यहाँ पर फालतू का कमेंट मत करो। मैं एक बात बता देती हूँ आप लोगों को, ये ऑफर था रक्षाबंधन पे, आप आज बैच परचेज करते तो आपका भी शायद इतना लगता, और आगे चलकर ये भी हो सकता है कि इस बैच का प्राइस 1000 हो जाए या 1500 हो जाए। तो प्लीज ये कॉमेंट यहाँ पर मत कीजिए, क्लास में ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं आपको। ठीक है 444 करिए, तो आपने इतने दिन से लाइव क्लास भी तो ली है, प्लीज यार थोड़ा तो कुछ शर्म करो यार। 200-250 रुपए के लिए आप इतना बोल रहे हो, यहाँ पर सुना रहे हो, कब से मैं आपका कमेंट अवॉइड कर रही हूँ। क्या हो गया अगर आपसे 700 ले लिया, बेटा जितना कंटेंट मिलेगा ना उतना तो आपको 70,000 में भी नहीं मिलने वाला कहीं पर, ये मेरा प्रॉमिस है तुम लोगों से। 700 भी आपको ज्यादा लग रहा है, इतना कंटेंट क्या यार तुम लोग, कम ऑन यार प्लीज ऐसी बातें ना ही करें तो अच्छा है। आज के बाद ये हमने 15 अगस्त पे बिल्कुल मतलब जो पुअर स्टूडेंट्स हैं एकदम उनके लिए हमने बिल्कुल ये किया था, तो कुछ बच्चों का भला हो जाए। तो प्लीज इसमें इतना मत बोलो यार, है ना, इतना मत बोलो प्लीज। बहुत बुरा लगता है ऐसे सुनने में कि आप 200-250 रुपए के लिए बोल रहे हैं कि मेरा नुकसान हो गया, तुम लोगों ने लूट लिया। प्लीज यार ये लूटना नहीं है यार। इसको आप एक बच्चा लिख रहा है यहाँ पर कि मेरे को लूट लिया आप लोगों ने, 250 रुपये ज़्यादा ले लिया। यार कैसे ज़्यादा हो गए यार, 250 रुपये लेते ही हम आपको लूट लिए। ऐसा कंटेंट ना मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ एक ब्लैंक पेज पे, 70,000 में भी नहीं मिलने वाला ऐसा कंटेंट। मैं नहीं, ये बहुत सारे हमसे पढ़े हुए बच्चे बोलते हैं, उन बच्चों से पूछिए। और हमने बेचारे जो गरीब बच्चे हैं जो रूरल एरिया में रहते हैं जिनके लिए 700 अमाउंट बहुत ज़्यादा था, उन बच्चों के लिए हमने उनके फ्यूचर के लिए सोचा कि चलो 300-400 रुपये कम कर देते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी में एक बात बता दूँ आपको, अगर हम आपसे एक बैच का 1000 रुपये भी ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी की कॉस्ट निकल रही है। आप लोग अनपढ़ नहीं है, आप लोग खुद जानते हैं। अगर यहाँ पर कोई बच्चा बीटेक किया होगा, बीटेक वाले होंगे तो उन सबको पता होगा कि अगर ये नेट यहाँ पर नेट चल रहा है, अगर हमारे सर्वर पे हमारे क्लास चल रही है तो वो सर्वर पर सेकंड का हमसे पैसा लेता है। तो अगर मैं देखूं तो 1000 रुपये से कम रखने में भी हमारा बहुत नुकसान होता है फी का। इस बैच से हमारी कोई कमाई नहीं हो रही है, बस इतनी हो रही है कि हमारा घर चल जाए और हमारा स्टूडियो का खर्चा निकल जाए। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का, यहाँ पे सर्वर का, यहाँ पर जिस सर्वर से आप पेमेंट करते हैं वो भी हमसे पैसा लेता है। यहाँ पर नेट वाला, हमारे पास इतनी सारी मैन पावर है, हमारा कंप्यूटर, हमारा हार्डवेयर, हमारा सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग, सारी कुछ चीज़ों का पैसा लगता है यार। इसमें आप ऐसी बातें कर रहे हैं यार। प्लीज़ अगर 700 भी आपको ज़्यादा लग रहा है तो प्लीज़ बच्चा, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप 1 महीना पढ़िए, आप प्रीवियस क्लास देखिए कि इतना कंटेंट कहीं भी 700 छोड़ो, मैं बता रही हूँ 50,000 में भी नहीं मिलता है। अगर ये भी आपको ये लग रहा है तो फिर गॉड ब्लेस यू। मैं कुछ नहीं बोल सकती बेटा, अवॉइड कर सकती हूँ आपका कॉमेंट। मतलब आपको इस बात का दुख है कि आपसे 250 रुपये ज़्यादा ले लिया, बट आपको इस बात की खुशी नहीं है कि इंडिया में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 400 अगर 444 में पढ़ लेंगे तो कहीं पर अगर पढ़ाए हुए से 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा और वो बहुत अच्छे से अगर वो सेलेक्ट हो जाएंगे, उनकी जॉब लग जाएगी, तो सोचिए कितना अच्छा हो जाएगा। तो हमारा थिंकिंग लेवल ये है बेटा, स्पेशली मेरा तो यही है। और ये फ़ी कम करने का आइडिया भी मेरा ही था, मुझे ही करवाना था। प्लीज़ यार आज के बाद ऐसा कमेंट मत करना, बहुत बुरा लगता है यार। ऐसा लगता है कि यार पढ़ाना ही छोड़ दो यार। अगर आपको बच्चा लग रहा है कि आपका अमाउंट ज़्यादा है तो मैं पर्सनली आपका फ़ी रिफंड करवा दूंगी। आप प्लीज़, आप जहाँ से भी आपको इससे सस्ता कहीं मिलता है तो आप वहाँ से क्लास लीजिए, कोई इशू नहीं है बेटा। मैं नहीं कहती आप टाइम से पढ़ें, आप जहाँ से भी पढ़ें आप अच्छा पढ़ें बस, ठीक है। चलिए आइए अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं हम, ब्लड पे। तो हमें ब्लड में 2 चीज़ें पढ़नी है स्पेशली। एक तो ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं,
उनका काम क्या होता है? हम बोलते हैं ना कि हमारे बॉडी में अगर ब्लड नहीं होगा तो इंसान मर जाएगा, है ना? क्यों मर जाएगा वो सब आपको पता लगेगा। बोलते हैं ना डॉक्टर कि एक ब्लड यूनिट की खून, 1 यूनिट खून की ज़रूरत है, 2 यूनिट खून की ज़रूरत है, अगर ये नहीं होगा तो इंसान मर जाएगा। तो कैसे मर जाएगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं, साइंस की वो ब्रांच जिसमें ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मैंने आपको कहा था कि जितने भी हमारे लिविंग पार्ट्स होते हैं उनकी स्टडी होती है। जैसे मैंने आपको बताया था जैसे एक बार यहाँ पर ब्रिज किशोर नामोदो कमेंट कर रहे हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी है मैम, मैंने 38,000 पे किया था फिर भी इतना कंटेंट नहीं मिला। तो एक बच्चे ये भी है बच्चा, मैम साइंस स्पेशल ऑफलाइन बैच 5,000 से कम कहीं नहीं मिलता, इनफैक्ट हमारा भी बैच चलता है, वो भी उसकी फी भी 5,000 है। ठीक है, ब्लड वो गाड़ी है जिसमें ऑक्सीजन बैठकर कोशिकाओं के पास जाती है। वाह किशन वाह, क्या बात बोला है ना। चलो अभी देखते हैं। देखिए साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है हेमेटोलॉजी। टू स्टडी अबाउट ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी। रुधिर के बारे में अध्ययन करना हेमेटोलॉजी कहलाता है। अगर आप ब्लड में पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके पास कौन सा टॉपिक होना चाहिए? आपके पास हेमेटोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा ऐसे डॉक्टर जो ब्लड स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं हेमेटोलॉजिस्ट। अगर आपका खून खराब हो गया, आप डॉक्टर के पास गए हैं तो उन डॉक्टर को आप क्या बोलेंगे? हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, तो एक पॉइंट तो आपका ये हो गया कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम हेमेटोलॉजी कहते हैं, और जो डॉक्टर होते हैं उनको हेमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट, वैसे हेमेटोलॉजिस्ट इंडिया में बहुत कम होते हैं, बट कभी आप किसी बाहर कंट्री में जाओगे तो वहां पर बहुत सारे आपको हेमेटोलॉजिस्ट मिलेंगे, क्योंकि इसका स्कोप कम है इंडिया में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो अपने आप को हेमेटोलॉजिस्ट ही समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको याद रखना है कि ब्लड इज ए सर्कुलेटरी ऑर्गन। ब्लड इज ए सर्कुलेटरी, या कभी कभी लिखा हुआ मिलता है लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन। लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन, हिंदी में बोलेंगे इसको रुधिर एक तरल, लिक्विड का मतलब तरल, परिसंचरित अंग है। आप सबको पता है ये बात कि हमारा जो ब्लड है वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। और आप सब एक बात और भी जानते हैं कि हमारा जो ब्लड है ब्रेन से लेकर नीचे हमारा जो एंकल वाला पार्ट है, जो हमारे पैर की थली है, वहां तक लगातार सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, तो ब्लड एक सर्कुलेटरी या लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन है। अब मैम ब्लड को मैंने ऑर्गन क्यों बोला? देखो साइंस कहती है कि बिल्कुल सही बोला आपने कि ब्लड सर्कुलेटरी मीडियम की तरह काम करता है, लिक्विड है, बट जैसे हमारा किडनी, लंग्स, पैनक्रियाज, हमारा ब्रेन काम करता है वैसे हमारा लिक्विड जो फ्लूइड है ये भी काम करता है। कहने का मतलब ये ऑर्गन नहीं है, बट ये ऑर्गन की तरह काम करता है। बट कैसा ऑर्गन आप बताओगे? एक सर्कुलेटरी या लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? ब्लड कैसा ऑर्गन है? आप क्या बताएंगे? लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स रहती हैं और ये सारी की सारी चीजों को क्या करता है? सर्कुलेट करता है। याद करो मेरी लास्ट से लास्ट क्लास मैंने कहा था सब कुछ कहाँ घुला हुआ होता है? हमारे ब्लड में घुला हुआ होता है। लाइक ऑक्सीजन, लाइक CO2, लाइक ग्लूकोज, लाइक पानी, लाइक आपका RBC, WBC वगैरह सब कहाँ पाई जाती है? हमारे ब्लड के अंदर ही होती है। ठीक है, ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है ब्लड इज ए मीजोडर्मल ऑर्गन। ब्लड इज ए मीजोडर्मल ऑर्गन। एक बच्चा भी यहाँ पर लिख रहा था कि मैम मैं आपके साइंस स्पेशल बैच 1 का स्टूडेंट हूँ, वहाँ से भी पढ़ लिया, फिर भी मैंने साइंस स्पेशल 3 परचेज किया है। बस यही आप लोगों का प्यार है टाइम्स के लिए, और यही चाहिए हमें। ठीक है, तो आप बताएंगे ब्लड कैसा ऑर्गन है? एक मीजोडर्मल ऑर्गन है। हिंदी में इसको बोलते हैं मीजोडर्मल अंग। रुधिर एक मीजोडर्मल अंग है। मैम ये टर्म थोड़ा सा नया नया लग रहा है, इसका मतलब बताओ ये मीजोडर्मल ऑर्गन क्या होता है? तो इस चीज को समझने के लिए आप यहाँ आइए, एक मैंने नई स्लाइड ली है। जब हम मम्मी के पेट में होते हैं और हमारे अंदर टिश्यूज या ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होते हैं, तो सबसे पहले जब हम मम्मी के पेट में, हम एम्ब्रियो हैं, हम भ्रूण हैं, तो हमारे बॉडी में जब ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होते हैं तो क्या होता है? ऐसे 3 लाइनिंग बनती हैं।
ऐसे 3 लाइनिंग बनना स्टार्ट होती हैं। ध्यान से सुनिएगा इस सेंटेंस, इस चीज को, मेरा यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। जब आप बच्चे थे, बच्चे का मतलब मम्मी के पेट में बच्चे हो, तो आप में 3 लाइनिंग बनना स्टार्ट हुआ। जो सबसे आउटर लाइनिंग होती है उसको नाम देते हैं एक्टोडर्म। आउटर का मतलब सबसे बाहरी, जो सबसे बाहर की तरफ लाइन बनी है उसको बोलते हैं हम एक्टोडर्म। उसको क्या नाम देंगे हम? एक्टोडर्म। और जो सबसे अंदर की साइड बनती है उसको नाम देते हैं हम एंडोडर्म। एंडोडर्म को एंडोडर्म ही बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे इसको इनर लेयर, सबसे अंदर की साइड या भीतर की साइड बनने वाला। और जो इन दोनों के बीच में बनता है उसको हम नाम क्या देते हैं? उसको हम मीजोडर्म लेयर का नाम देते हैं। कहने का मतलब जब हम मम्मी के पेट में थे तो हम में जब भी ऑर्गन बनने पड़े, जब हमें ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हुए तो 3 लेयर बनी। सबसे पहले सबसे आउटर बनेगी उसको एक्टोडर्म, इनर की साइड बनेगी उसको एंडोडर्म, बीच में बनेगी उसको मीजोडर्म। और इन लेयर से ही ऑर्गन बनना स्टार्ट होते हैं। ये जो एंडोडर्म है इससे आपके फेफड़े बनेंगे, इससे आपका किडनी बनेगा और इससे आपका लीवर बनेगा। लीवर को हिंदी में यकृत बोलते हैं। इसी से आपका पैनक्रियाज बनेगा, पैनक्रियाज जिसको अग्नाशय बोलते हैं। इसी से आपकी थाइमस या थायराइड ग्रंथि वगैरह जो होती हैं वो सब इसी से बनती है। जो इनर लेयर है उससे आपके फेफड़े बनेंगे, आपके किडनी बनेगा, आपका लीवर बनेगा, आपका पैनक्रियाज बनेगा, आपका थायराइड ग्लैंड बनेगा। अब 2 ऑर्गन ऐसे हैं जो सिर्फ, जो इनर ऑर्गन्स होते हैं ना, जो आपको विजिबल नहीं होते, वो मोस्ट ऑफ किससे बनते हैं? एंडोडर्म से बनते हैं। सिर्फ 2 को छोड़ दो। इस मीजोडर्म से एक तो ब्लड बनता है, दूसरा इस मीजोडर्म से हमारी कार्डियक मसल्स बनती हैं। और कार्डियक मसल्स किसका निर्माण करती हैं? हार्ट का निर्माण करती हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि लंग्स, किडनी, लीवर किस लेयर से फॉर्म होते हैं? आप बताओगे सबसे अंदर वाली, एंड सबसे अंदर वाली का नाम क्या मैम? एंडोडर्म। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो सारे के सारे किससे फॉर्म होते हैं? एंडोडर्म से। बट 2 इंटरनल ऑर्गन को छोड़ दो, एक तो हार्ट, हार्ट को बनाने वाली मसल्स, कार्डियक का मतलब क्या होता है? हार्ट, दूसरा ब्लड, ये दोनों किससे फॉर्म होते हैं? मीजोडर्म से। और ऐसे ऑर्गन्स जिनका फॉर्मेशन मीजोडर्म लेयर से होता है उनको मीजोडर्मल ऑर्गन बोलते हैं। तो मैंने बताया आपको कि ब्लड का फॉर्मेशन कहां से होता है? मीजोडर्म लेयर से। इसीलिए हमने क्या बोल दिया कि जो ब्लड है वो कैसा ऑर्गन है? वो मीजोडर्मल ऑर्गन है। यस, बोन्स भी यहां से ही बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये जो एक्टोडर्म है ये क्या बनाती है? तो ये हमारी स्किन वगैरह बनाती है, या हमारे जो आउटर ऑर्गन्स होते हैं, जो बाहरी अंग होते हैं, वो किससे बनते हैं? हमारी एक्टोडर्म से। ये जो स्किन है ये हमारा एक्टोडर्म है। याद हो गया? चलिए, ये आपको अभिजीत कुमार चौबे, थैंक यू वेरी मच बेटा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ब्लड किस लेयर से बना? मीजोडर्म से। तो ब्लड कैसा ऑर्गन हो गया? मीजोडर्मल। हार्ट भी कैसा हो गया? मीजोडर्मल ऑर्गन। समझ में आई ये बात? चलिए मैम, ये समझ में आ गया, तो चले वापिस यहां पर आ जाओ। कहां पर? तो यहां पर आ जाओ, इसी लाइन पे। ब्लड कैसा ऑर्गन मैम? आपने बताया सर्कुलेटरी या लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन, मीजोडर्मल ऑर्गन। नेक्स्ट, ब्लड को कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को क्या कहा जाता है? कनेक्टिव टिश्यू। और हिंदी में बोलते हैं इसको संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक। देखिए जरा, यहां पर टिश्यूज क्यों बोला? मैम आप ब्लड को टिश्यू क्यों बोल रही है? देखो, मैंने आपको बताया कि जब बहुत सारी सेल्स बनती हैं और वो आपस में जुड़ती हैं तो वो क्या बनाती हैं? वो टिश्यू उत्तक बनाती हैं। कहने का मतलब मैम टिश्यूज के अंदर बहुत सारी सेल्स होना चाहिए। ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। बहुत सारी कोशिकाओं के ग्रुप को हम उत्तक बोलते हैं। अब आप सबको पता होगा हमारे ब्लड में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, और ये तीनों क्या होती हैं? ब्लड में पाए जाने वाली सेल या कोशिकाएं। कहने का मतलब ब्लड के अंदर सेल्स का ग्रुप आ गया तो ब्लड को मैंने क्या बोल दिया? टिश्यू बोल दिया। कैसा टिश्यू? देखो, ब्लड हमारा ब्रेन से लेकर एंकल तक सर्कुलेट होता रहता है, तो आपस में ऑर्गन्स को कनेक्ट करता हुआ जाता है। पहले खून गया आपका हार्ट में, देन गया वो लीवर में, देन कहाँ गया आपका?
किडनी में गया फिल्टर होने के लिए। तो इन सारे ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने वाले ऑर्गन्स को हम क्या नाम देते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा? ब्लड कैसा ऑर्गन? सर्कुलेटरी एंड लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन। रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है या कनेक्टिव टिश्यू है, मीजोडर्मल अंग है और सर्कुलेटरी ऑर्गन है। बताओ इतना सही है? चलो जी, इतना मैम समझ में आ गया। तो नेक्स्ट चलो अब अगली बात पे हम क्या ब्लड में हम और क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो ये ब्लड है इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, हमारे बॉडी में खून बनता कहाँ है। आप सबको पता होगा कि हमारे बॉडी में एवरेज कितना ब्लड होना चाहिए, तो इस चीज को यहाँ लिखो। अगर आप लड़के हो मेल, तो मेल में होना चाहिए 5 से 6 लीटर, एवरेज की बात कर रही हूं मैं, एक हेल्दी पर्सन में इतना होना चाहिए। दूसरा, फीमेल में कितना होना चाहिए? अगर आप लड़की हो तो आप में 4 से 5 लीटर होना चाहिए। और आपके टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट होना चाहिए? आप बताओगे 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट, कुल वजन का 7% होना चाहिए। क्लियर है? आपका जितना भी वेट है XYZ, बट उसका 7% क्या होना चाहिए आप में? ब्लड। ये एक हेल्दी मैन की बात कर रही हूं मैं, हेल्दी मैन या हेल्दी फीमेल की बात कर रही हूं मैं। एक स्वस्थ मनुष्य के रुधिर का मान 5 से 6 लीटर या 4 से 5 लीटर होना चाहिए, और टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट? 7%। तो मैम ये 4 से 5 या 5 से 6 लीटर आया कहां से, ये कहां बना? तो आप बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज टेक प्लेस इन बोन मैरो। इन बोन मैरो रुधिर का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रुधिर का निर्माण कहाँ होता है मैम? बोन मैरो में होता है। अब साला ये बोन मैरो क्या होता है? बोन का मतलब होता है हड्डी, मैरो का मतलब होता है हड्डियों के अंदर जो एम्प्टी स्पेस पड़ा है, जो खाली जगह पड़ी है, उसको बोलते हैं हम बोन मैरो। कैसे मैम? ये आपकी एक हड्डी है, मान लो ऐसे करके आपकी एक बोन है। इस बोन के अंदर यहां पर ये जो एम्प्टी स्पेस पड़ा है, यहां पर किसका फॉर्मेशन होता है? ब्लड का। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ह्यूमन ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, आप क्या बताओगे? इन बोन मैरो। किसके अंदर? अस्थि मज्जा में। बोन मैरो क्या होता है? हड्डियों के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, जो खोखला पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो। अब ये बोन मैरो कोई सॉलिड पार्ट नहीं होता है, यहां पर क्या होता है? इस बोन मैरो के अंदर लिक्विड होते हैं, एक रेड कलर वाला जो आरबीसी बनाता है, और कुछ येलो से कलर का होता है, लाइट येलो कलर का, वो डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स बनाता है। तो आपने सुना होगा किसी इंसान में जब खून की कमी आती है या किसी इंसान में प्रॉपर तरीके से आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं बन पाती है, तो एक इंसान का बोन मैरो निकाल के दूसरे इंसान के बोन मैरो में ट्रांसफर किया जाता है, उसका ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस हड्डी को बीच में से डॉक्टर काटेगा और इसका बोन मैरो निकालेगा। तो बोन मैरो कोई हड्डी का पार्ट नहीं है, बोन मैरो एक फ्लूइड है हड्डियों के बीच में, जिस फ्लूइड से क्या बनती हैं? हमारी ब्लड सेल्स बनती हैं। तो डॉक्टर जी क्या करेंगे? यहां से थोड़ा सा बोन मैरो में से ये आपका फ्लूइड निकाला और इस फ्लूइड को उस इंसान में ट्रांसप्लांट कर देंगे जिस इंसान में प्रॉपर आरबीसी डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स की कमी थी। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है? तो ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में। बट एक क्वेश्चन है जो स्टेट पीसीएस के लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से याद करना है। एक क्वेश्चन आता है कि जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, एम्ब्रियोनिक का मतलब क्या है? आप माँ के पेट में हैं या आप किस अवस्था में हैं? आप भ्रूणीय अवस्था में हैं। जब आप में प्रॉपर तरीके से बोन्स बनी ही नहीं है, कहने का मतलब मम्मी के पेट में हो, आप में प्रॉपर हड्डियां बनी ही नहीं है। जब हड्डी नहीं बनी तो मैम बोन मैरो कहाँ से आ जाएगा? तो उस बच्चे में खून कहाँ से आएगा? क्वेश्चन आता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चे में ब्लड कहाँ बनता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चे में ब्लड कहाँ बनता है? तो आप इसको बताएंगे कि उस बच्चे में जब प्रॉपर तरीके से हड्डियां को डेवलपमेंट नहीं हो पाता है तो उसके लीवर में खून बनता है। लीवर हमारा हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, तो लीवर स्पेस दे देता है ब्लड को फॉर्म होने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जब बच्चा भ्रूणीय अवस्था में है, माँ के पेट में है, जब उसमें प्रॉपर तरीके से हड्डियां नहीं बन पाई हैं या बोन मैरो नहीं बन पाया है, तो उसमें ब्लड लीवर या यकृत में बनता है। इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ब्लड फॉर्मेशन इज टेक प्लेस इन लीवर। क्लियर है? चलो, बट जब उस बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, प्रॉपर उसमें हड्डियां बन जाती हैं 9 या 8 मंथ्स में, तब उस बच्चे में कहाँ बनने लग जाएगा? बोन मैरो में बनने लग जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट है ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए। पीएच तो मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, पीएच क्या होता है, मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगी यहाँ पर, ठीक है। पीएच का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता, ठीक है। तो ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? आप बताएंगे 7.4। अगर 7.4 है तो मैम ये किस नेचर का होगा? मैम ये बेसिक होगा, ये क्षारीय होगा, क्योंकि पीएच स्केल पर जब वैल्यू 7 to 14 आती है तो वो बेसिक नेचर होता है, ठीक है। प्लस एक बात बताएंगे कि हमारा ब्लड बेसिक नेचर में तो है ही, बट साथ में एल्केलाइन भी होता है। एल्केलाइन को क्या कहा जाता है? ऐसी चीज जो पानी के अंदर सोल्यूबल हो जाए उसको आप एल्केलाइन बोलते हैं। सोल्यूबल इन वाटर। आप खून निकालिए, खून को निकालकर आप पानी में डाल दो, पानी में प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएगा? और प्रॉपर तरीके से वो घुल जाएगा, और प्रॉपर तरीके से घुल गया तो घुलने वाली चीज को क्या बोलते हैं? एल्केलाइन। ऐसी चीज जो पानी के अंदर सोल्यूबल होती है उसको एल्केलाइन बोलते हैं। सोल्यूबल इन वाटर, हमारा खून पानी के अंदर घुल जाता है, लाइक एल्कोहल। एल्कोहल भी पानी के अंदर घुल जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मैम मैंने इस कोर्स को कल ही परचेज किया है, क्या इसका पीसीएस और सीजीएल लेवल का? सीजीएल के क्वेश्चन तो आप चुटकियों में ऐसे आंसर कर दोगे, ठीक है। चलिए, हाँ, एम्ब्रियोनिक स्टेज में चाइल्ड में फॉर्मेशन ब्लड इन लेवर। ओके, मुकेश कुमार बता दिया मैंने ऑलरेडी। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट बोले अब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है? नेक्स्ट आता है कि ब्लड इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट? ब्लड इज मेजर्ड बाय हीमोसाइटोमीटर। इसी साल सीजीएल का क्वेश्चन है। आपके अंदर कितना खून है उसको किस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर करोगे? आप बताओगे हीमोसाइटोमीटर इंस्ट्रूमेंट से मेजर करोगे। आप में खून की कमी होगी, आप में हेमोग्लोबिन की कमी होगी। डॉक्टर आपका ब्लड का एक सैंपल निकालेगा, एक ऐसा राउंड राउंड सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर डालेगा उसका, और उसमें क्या हो गया? उसके अंदर क्या हो गया? उसके अंदर आपका खून का सैंपल डालेगा, उसको सेंट्रीफ्यूगेज करेगा। एक प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, आपको नहीं पढ़ना इतना। जैसे सेंट्रीफ्यूज करेगा, कुछ उसके अंदर एरो बने हुए होते हैं, वो एरो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स लिखा हुआ होता है, वो बताएगा इतनी आरबीसी है, इतनी होनी चाहिए, इतनी डब्ल्यूबीसी है, इतनी होनी चाहिए। सेम चीज को एक रिपोर्ट बनाकर आपको डॉक्टर दे देगा, बोलिए देखिए आप में इसकी कमी है, आपके खून में इस चीज की कमी है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? हीमोसाइटोमीटर। और ये इसी साल सीजीएल के पेपर का क्वेश्चन है। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे कोई भी सीजीएल का कोई क्वेश्चन मैं नहीं छूटने दूंगी, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे वो एफसीआई हो, कोई भी एग्जाम, इनफैक्ट आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम भी क्यों ना हो, मैं एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने दूंगी। बट ढंग से पढ़ेंगे तो, जैसे मैं बोलूँगी वैसे पढ़ेंगे तो, फालतू का यहाँ कॉमेंट नहीं। मुझे पता है आप लोगों को क्या डाउट आ सकता है, आप लोग इतना सोचते नहीं है ना, उससे पहले मुझे पता लग जाता है। बेटा मैंने बहुत बच्चे पढ़ाए, ऑनलाइन में पढ़ाती है मैंने कम से कम 30 से 40 हज़ार बच्चे, तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि आप लोगों के मन में कौन सा डाउट कब आ सकता है। कुछ बच्चे यहाँ पे जो फालतू क्वेश्चन पूछते हैं, तो प्लीज़ वो नहीं करें ऐसी बातें, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चले नेक्स्ट पॉइंट में चलिए। अब आप सबको पता होगा, अगर आप अपना खून निकालेंगे तो वो किस कलर का निकलेगा? लाल कलर का निकलेगा। क्यों निकलेगा भैया लाल कलर का? ऐसा क्या है, ऐसा क्या है खून के अंदर? तो क्वेश्चन आता है ह्यूमन ब्लड का रेड कलर। एक मैंने आपको एक सेंटेंस बोला एक बार, अगर नहीं बोला तो आज सुन लो। जब मैं साइंस में कोई कलर की बात करूंगी, लाल पीला काला नीला, तब मैं आपको बताऊंगी कि इस कलर के पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन सा पिगमेंट इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल है। जैसे मैंने बोला खून का लाल रंग, तो कौन से पिगमेंट की वजह से हमारे ब्लड का रेड कलर होता है? तो आप बताएंगे रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू हेमोग्लोबिन पिगमेंट, इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन पिगमेंट। मानव के रुधिर का लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है, या हीमोग्लोबिन पिगमेंट ही लिखो आप, हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ह्यूमन का लाल कलर, ह्यूमन का ब्लड का रेड कलर किस पिगमेंट की वजह से? हेमोग्लोबिन। अब बुक्स में तो इतना ही लिखा हुआ मिलता है,
अब हेमोग्लोबिन में ऐसा क्या होता है कि जो आपके ब्लड को लाल कलर देता है, ये जो हेमोग्लोबिन में जो HEM पढ़ रहे हैं ना आप, हिम, ये हिम होता है आयरन कंपाउंड। ये क्या होता है? आयरन कंपाउंड, लोहे से बना हुआ यौगिक, लोहे से बना हुआ यौगिक। अब आप में से कुछ कच्चे दिमाग के हैं तो वो तो ये भी सोच रहे होंगे कि हमारे खून में लोहा है, इसका मतलब खून में जंग भी लग सकता है। तो भैया खून में आयरन नहीं है, वो मिनरल की फॉर्म में है ना, वो खनिज पदार्थ की फॉर्म में है। तो ये हिम क्या होता है? आयरन कंपाउंड। ये जो ग्लोबिन देख रहे हैं ना आप, ये प्रोटीन देख रहे हैं, और ये प्रोटीन किस कलर का होता है? ये प्रोटीन लाल रंग का होता है। और यही प्रोटीन क्या करता है? हेमोग्लोबिन बनाता है। और ये हेमोग्लोबिन कैसा कलर देता है? रेड कलर देता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? मानव के ब्लड में रेड कलर वाला प्रोटीन कौन सा है? ग्लोबिन। मानव के ब्लड में आयरन कंपाउंड कौन सा है? हिम। हिम आयरन कंपाउंड प्लस ग्लोबिन प्रोटीन। तो इसमें मिलकर क्या बना दिया आपने? इसको मिलकर आपने क्या बना दिया? हेमोग्लोबिन। ठीक है। अब एक बात बताऊं मैं आपको, आपने अगर कभी सुना हो, आप एक काम करना, अगर आपके घरों में कॉकरोच आए तो उस कॉकरोच को उठाना और कॉकरोच को मार देना आप, है ना। लड़कियां तो नहीं मार सकती, लड़कियां तो डरती हैं। तो जब आप देखेंगे कॉकरोच को मारेंगे तो उसका खून निकलेगा, और वो खून है वो रेड कलर का नहीं होगा। वो किस कलर का निकलेगा? वो वाइट कलर का आएगा। तो क्वेश्चन आता है कि जो वाइट कलर का ब्लड है किसके अंदर? इन कॉकरोच। मैंने कहा था कॉकरोच से बहुत क्वेश्चन आते हैं साइंस में, सब बताऊंगी आपको धीरे धीरे। एक तो बता भी चुकी हूँ, कॉकरोच के हार्ट में 13 चैम्बर होते हैं, राइट, बताया था। ठीक है। तो व्हाइट कलर जो होता है कॉकरोच में, उसके पीछे मैंने बताया जब जब कलर पढ़ाऊंगी तब तक क्या होगा? तब तब कलरिंग पिगमेंट। तो क्वेश्चन आएगा कि जो व्हाइट कलर है कॉकरोच के ब्लड का वो किसकी वजह से है? आप बताएंगे व्हाइट कलर के पीछे होता है हीमोलिम्फ पिगमेंट। हीमोलिम्फ पिगमेंट, LYMPH। ये लिम्फ जो होता है वो यहाँ पर एक प्रोटीन है, बट ये किस कलर का प्रोटीन है? ये व्हाइट कलर का है, ये सफेद रंग का है। और इसने कॉकरोच के ब्लड को कैसा रंग दे दिया? व्हाइट कलर दे दिया। तो याद रखिए, नहीं बेटा हेमोसाइनिन बेटा कुंदन कुमार वो ब्लू कलर देता है, साइनो या सयानो वर्ड जो होता है वो ब्लू कलर के लिए होता है बेटा। ठीक है, चलिए। तो व्हाइट कलर ऑफ कॉकरोच, व्हाइट कलर ऑफ ब्लड इन कॉकरोच इज ड्यू टू हेमोलिम्फ पिगमेंट, हेमोलिम्फ पिगमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, इसको पेल येलो कलर भी बोलते हैं, हल्का सा देवाशीष, पेल येलो कलर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने कभी सुना हो जो ऑक्टोपस होते हैं, ऑक्टोपस देखा कभी? खाया है किसी ने ऑक्टोपस? हाँ, अगर नहीं देखा तो गूगल पे डाल लेना ऑक्टोपस। 8 हाथ दिखेंगे उसके, मछली जैसा दिखता है और मछली होता नहीं है। ठीक है। तो जो ऑक्टोपस होते हैं उनका खून जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। अब ब्लू कलर के लिए भी कौन सा पिगमेंट, ये भी आपसे एग्जाम में पूछेगा, तो बताएंगे ब्लू कलर ऑफ ब्लड इन ऑक्टोपस इज ड्यू टू हीमोसाइनिन पिगमेंट। हीमोसाइनिन पिगमेंट। जब जब आप साइनिन टर्म देखोगे ना तब तब उसका साइंस में क्या मतलब होगा? उसका ब्लू कलर मतलब होगा। और मैंने ब्लू पेन से लिख दिया तो आपके मेमोरी में फीड हो जाएगी, है ना। सियानो साइनिन, इसको सियानो भी बोल सकते हैं, सियानिन भी बोल सकते हैं, साइनिन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ब्लू कलर। तो साइनिन ने कैसा कलर दिया मैम? ब्लू। व्हाइट किसने दिया? लिम्फ ने। ग्लोबिन किसने दिया मैम? ग्लोबिन ने। कैसा? रेड कलर। तीनों क्वेश्चन आपके। ब्लैक कलर नहीं होता है स्वीटी, ब्लैक कलर नहीं होता है, ब्लैक कलर का बस रोज होता है ना। ब्लैक कलर के कपड़े आते हैं बस। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इतनी बातें आप याद रखेंगे। अब क्वेश्चन आते हैं कि हमारे ब्लड में, हमने ये तो बता दिया कि कितना लीटर आप में खून होना चाहिए। अब क्वेश्चन आते हैं कि ब्लड में हेमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, है ना। भैया हेमोग्लोबिन आया है ना, तो कैसे आया, कितना होना चाहिए? तो आप याद रखेंगे कि हमारे ब्लड में 1 लीटर ब्लड में मतलब ऐसा अगर आप याद रखें, लीटर के सेंस में याद रखते हैं तो आप बताएंगे कि लीटर नहीं, आप ग्राम में, मतलब ऐसे याद रख लो, ml में याद रख लो। देखिए ग्रीन कलर नहीं होता है बेटा, ऐसे मजाक थोड़ा ना चल रहा है जो ग्रीन पिंक लड़कियों वाली बातें कैसे कर रहे हैं आप। ठीक है, तो आप बताएंगे कि 100, इसको ऐसे लिखिए आप, अगर मेल की बात कर रहे हैं, आप लड़कों की बात कर रहे हैं, तो लड़कों में 14 to 17 ग्राम पर 100 ml HB,
पर 100 ml ब्लड। अरे भैया ये क्या हो गया, इसको डबल क्यों चल रहा है, सही कर लेना इसको। देखिए 14 to 17 ग्राम पर 100 ml ब्लड, कहने का मतलब है 100 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर ब्लड में, ब्लड की बात कर रही हूं मैं, 100 ml ब्लड में 14 to 17 ग्राम क्या होना चाहिए, हेमोग्लोबिन होना चाहिए। किस में, लड़कों में। और लड़कों में थोड़ा खून ज्यादा होता है, भी लिखवाया था मैंने। और लड़कियों में कितना होना चाहिए, तो आप बताएंगे 10 to 13 ग्राम पर 100 ml HB, पर 100 ml HB। लड़कियों में 100 ml ब्लड में 10 to 13 होनी चाहिए। ऑन एन एवरेज की बात कर रही हूं मैं नरोत्तम, ठीक है, ऑन एन एवरेज की बात कर रही हूं। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको डॉक्टर ने किसी लड़की को बोल दिया कि आपका हेमोग्लोबिन 9 आ रहा है, तो डॉक्टर बोलेगा कि आप में खून की कमी हो चुकी है, आप में हेमोग्लोबिन की कमी हो चुकी है, क्योंकि आप में 10 आना चाहिए था। किसी लड़के में 12-13 आ रहा है, डॉक्टर बोलेगा आपको थोड़ी सी खून की कमी है। अगर 17-18 कितना भी 17 से अगर ज्यादा आ रहा है तो आप उतना ही खून किसी को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है। यही रीजन होता है कि लड़कियों को अनीमिया ज्यादा होता है, लड़कियों में खून की कमी ज्यादा होती है, क्योंकि लड़कियों में खून की कमी पहले भी होती है लड़कों के कंपैरिजन में, और प्लस उनमें हेमोग्लोबिन की भी कमी रहती है। ये आपको इतना बात याद रखनी है, ठीक है। ये आपको आज के लिए इतना पढ़ना था, बाकी हम आप वापस कल पढ़ेंगे यहां से। इतना आज के लिए बहुत है। 10 to 14 भी हो सकता है, मैं 13-14 आ रहा है तो मतलब गुड है, इट्स गुड, ज्यादा मतलब कमी नहीं है उसके अंदर मुकेश, ठीक है। ये आपको आज की क्लास के लिए। मनीष कुमार, ऑफलाइन में क्वालिटी ऑटोमेटिक 240 हो जाती है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन 360 का आता है। अगर 360 का ऑप्शन है तो आप कॉमन सेंस लगाइए कि वो चल कितने पे रहा होगा, वो 240 पे चल रहा होगा। मैम साइंस के लिए एमसीक्यू की बुक बता दो, तो बेटा एमसीक्यू के लिए प्रैक्टिस बैच खरीद लो, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ में। सोनाली वर्मा जो बैच आया ना 350 उसको। बाकी मैं बुक बता भी देती हूँ आपको, किरण होगी, अरियंत होगी, ये सब ले लेना। बाकी मेरा एक बैच आया है एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच, वो आप परचेज कर सकते हैं, ओनली 350 रुपीज है, 350। आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी साथ में, ठीक है जी। गजेंद्र सिंह, आपका क्वेश्चन यहाँ नहीं बता पाऊंगी क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, ये आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। मजा आ गया, बहुत बढ़िया देवाशीष मैम। आप डॉक्टर बन जाइए, नहीं डॉक्टर बनना ही नहीं हमें, अगर डॉक्टर बनेंगे तो फिर आप लोगों को पढ़ाएगा कौन है, ठीक है। चलो 19 सितंबर को दिल्ली आ रहे हैं, 19 सितंबर तो आज ही है। चलो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में मिलेंगे, अगली बोलो कल मिलेंगे। और ब्लड कब स्टार्ट होगा, ब्लड ही तो चल रहा है, ठीक है। और अगली क्लास में हम ब्लड ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे। कल तो नहीं हो पाएगा बेटा, परसों सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो जाएगा, कल नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो आंसू राजा, मैंने आपका नाम ले लिया है, चलिए मिलेंगे आप अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। यूपीएसआई का बैच स्टार्ट होगा, यस नेक्स्ट वीक में यूपीएसआई का बैच आएगा। मजा आ गया मैम, ओके थैंक यू। चलो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, गुड नाइट। आप अपना ध्यान रखें, अपने आसपास अपने मम्मी पापा सबका ध्यान रखें, और पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, ठीक है। चलिए, कॉकरोच में कितनी आंख होती हैं, अच्छा जी अगली क्लास में बताएंगे कितनी आंख होती हैं। चलिए।